हम यहाँ शुरू करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए इसमें कुछ सवाल है जो आप बिना सूत्र के कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है 3 क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है वो कि इसमें से पहली संख्या बताओ, बीच की बताओ या तीसरी बताओ। 3 चीजें आपको यहाँ से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहली संख्या बताओ, पहली संख्या, बीच की और आखिरी संख्या, आखिरी संख्या। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है तीनों, लेकिन आपको जवाब एक से ही देना है। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 24। आप यहाँ पे लिखेंगे 24। 3 संख्या है, आप इसमें 3 का भाग दे दो, कितना आएगा? 8। जो आएगा ये आपकी बीच की संख्या हो गई। क्या हो गई? बीच की संख्या, बीच की संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछता है, आप देखो इधर ये भी संख्या हो गई, तो आप देखेंगे इधर कितना आएगा? 8 के बाद कितना आता है? 10। 8 से पहले कितना आता है? 6। बस, तो आप देख रहे होंगे आपकी पहली संख्या का उत्तर क्या हो गया? 6। बीच की पूछेगा तो 8, और आपसे आखिरी पूछा तो कितनी है? 10, आखिरी है तीसरी। तो आपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, तब भी आपका उत्तर आ गया है। एक सवाल और देखते हैं जिससे आपका अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आप यहाँ लिखिएगा 80। ठीक, अब 80 हमारी संख्या कितनी है? 5। 5 का भाग दे दो, तो कितना आएगा? जब 5 का भाग इसमें जाएगा तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक, ये संख्या आपकी होगी बीच की, जो आप भाग देंगे वो आपकी संख्या क्या होगी? बीच की, बीच की संख्या। अब आप बताइए, 5 संख्या आपकी है तो ये बीच की होगी, 2 आपकी होंगी इधर और 2 होंगी इधर, तो 16 के बाद कितना आता है बताओ? 18, और 18 के बाद 20, क्योंकि सम संख्या कह रहा है। पीछे आएंगे तो कितना आएगा? 16 से पहले 14 और उससे पहले 12। ठीक है, अब यहाँ से जब आप पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपकी क्या है? 12, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपसे आयु की कह सकता था कि चौथी संख्या बताओ, तो चौथी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 18। पांचवी कहे तो 20, दूसरी कहे तो 14। यानी आपके यहाँ पे सब उत्तर हैं, कुछ भी पूछे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग 250 है। 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बीच की भी पूछ सकता है, कोई भी पूछे आप सबका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा कितना है आपका? 250। कितनी संख्या है? 5। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे, जब 5 का भाग देंगे तो ये अब क्या आएगा? 50। कितना आएगा? 50। तो ये आपकी होगी बीच की संख्या। अगर आपको यहाँ पे पूछता है बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या क्या आपकी हो जाती? 50। ठीक है, अब संख्या है आपकी 5, तो निश्चित है कि 2 होंगी इधर और 2 होंगी पीछे। तो देखिए 50 के बाद क्या आता है? 52। सम संख्या कह रहा है इसीलिए 52। 52 के बाद 54, 2 इसके पीछे होंगी 48, और इधर 46। अब यहाँ पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है? 54। तो ये आपका उत्तर हो गया 54। ठीक है, आपसे पूछता कि बीच की संख्या तो क्या होती? 52। आपसे कहता कि चौथे नंबर की कौन सी है, तो 1 2 3 4, तो आपका उत्तर होता 52। आपसे पूछता कि दूसरे नंबर की संख्या, तो आपकी ये सबसे छोटी या पहली, तो क्या होगी? 46। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ आपसे कुछ भी पूछे आप सबके उत्तर आराम से दे पा रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा एक सवाल, तो सवाल आपका, अब देखो यहाँ पे मैंने सब सम संख्याएं ली। आप सोच रहे होंगे सर कि अगर विषम पूछे तब भी आप जवाब दे पाएंगे। देखो कैसे, ये है 3 क्रमागत फॉर्मूला, आपको किसी को नहीं लगाना है किसी भी सवाल में। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या होगी
पूछे आपसे कुछ भी, जवाब आपका आसानी से निकलेगा। देखो यहाँ पे 51 दिया, 3 संख्या कह रहा है तो 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 17, ये आपका 17 आ गया। ठीक है, ये आपकी बीच की संख्या होगी, क्या हो गई बीच की संख्या, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बीच की संख्या। विषम कह रहा है, विषम ही आपका यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आपका सम कहता था सम आता था, लेकिन आप कुछ और भी सवाल होंगे जिससे हम आसानी से देख पाएंगे और आपका कोई गलत नहीं जाएगा। देखो अब 3 संख्याएं तो निश्चित है कि एक आपकी होगी इधर, 17 बाद कितना आता है विषम 19, 17 से पहले कितना आता है 15, तो ये तीनों संख्या आ गई। आपसे पूछता है सबसे छोटी, तो आपका ये उत्तर होता है 15, या पहली बीच की, तो हमारा उत्तर हो गया 17। ठीक है, अगर पूछता है कि तीसरी या सबसे बड़ी, तो 19। उम्मीद करते हैं आप सारे सवाल अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि आपका अच्छे से अभ्यास रहे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग 55 है, कितना है 55। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, वही देखिए कितना हमारा 55, संख्या हमारी कितनी है 5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे तो हमारे आपके यहाँ पे कितना आएगा 11 उत्तर, कितना आएगा 11। जो आएगा वो आपकी बीच की संख्या होगी, क्या होगी बीच की संख्या, बीच की संख्या। बताइए 5 कह रहा है तो निश्चित है कि 2 इधर होंगी आगे और 2 पीछे, तो आगे बताओ कौन कौन सी होंगी, 11 के बाद 13 और 15, इधर देखिए 11 से पहले 9, 9 से पहले 7, तो ये आपकी 5 जो संख्याएं हो गई। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी कौन सी है 15, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, आपसे यहाँ पूछता कि पहली या सबसे छोटी, तो क्या होती 7। आपसे पूछता कि चौथे नंबर की संख्या, तो 1 2 3 4, ये आपकी हो गई चौथे नंबर की संख्या। आपसे पूछता दूसरे नंबर की, तो क्या हो जाती 9, यानी कुछ भी पूछे आपका उत्तर एक ही लाइन में है और कुछ ही सेकंडों में आपका ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं थोड़ा आपको डाउट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ डाउट होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला सवाल, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, क्या होगी। देखो भाई यहाँ लिखो 36, कितनी संख्या है 4, 4 का भाग दे दो, तो आप 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। अब देखो ध्यान से, यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये आ गया 9। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है सम, ये आपकी सम तो है नहीं, नहीं, तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे, इस संख्या को नहीं लेंगे क्योंकि ये सम नहीं है। अब निकालनी कितनी है 4, तो ये तो निश्चित हो गया कि 2 होंगे इधर और 2 होंगे इधर, तो 9 के बाद, और वो भी कैसी सम पूछा है, 9 के बाद सम क्या आता है बताओ 10, और 10 के बाद 12, इधर 9 से पहले सम क्या होगी 8, 8 से पहले 6, तो देखो ये हमारी चारों संख्या आ गई। इसने पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली दूसरी तीसरी, तो हमारा उत्तर क्या होगा 10, क्या उत्तर होगा 10, क्योंकि दोनों ले सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या करा है सम संख्याओं का योग, और ये कैसी है 9 विषम, इसलिए इसको छोड़ के आप देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, हमारी 4 संख्याएं हो चुकी हैं। और आपसे पूछता है चौथी संख्या तो क्या होती है 12, पहली पूछता है सबसे छोटी तो 6, ठीक है, और दूसरे नंबर पूछता तो 8। ये थोड़ा सा लगता है लेकिन हमने इसी से कर लिया, इस वाला और देखेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। अगला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 102 है, तो दूसरे नंबर की संख्या क्या होगी, या दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, इसमें कौन सी होगी दूसरी देखते हैं। 102 में हम 6 का भाग देंगे क्योंकि हमारी संख्या कितनी है 6, 6 से आप इसको काटिए कितना आएगा 6 का 6, 4 बचेंगे 42 हो गया, 6 7 42, हमारे कटा 17 बार, कितनी बार 17 बार। अब आप देख रहे होंगे 17 कैसी है विषम, और ये कह रहा है सम संख्या, तो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सम कह रहा है यहाँ पे क्या रही है विषम, तो हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन ये निश्चित हो गया कि 6 संख्याएं हैं तो 3 होंगी इधर और 3 होंगी पीछे, तो 3 इधर कौन कौन सी होंगी सम, 17 के बाद क्या आता है 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, इधर आ जाओ 17 से पहले क्या आएगा 16, 16 से पहले 14 और 14 से पहले 12, ये हमारी सब संख्याएं हो गई। अब आपको यहाँ पूछा है कि दूसरे नंबर की संख्या क्या है, दूसरी संख्या होगी तो कितनी है आपकी दूसरी 14, तो उत्तर क्या हो गया 14। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछता कि सबसे छोटी, तो आपका जवाब क्या होता 12। आपसे पूछता कि तीसरे नंबर की तो 16, चौथे नंबर की तो 18, पांचवें नंबर की तो 20, सबसे बड़ी या आखिरी तो 22। देख पा रहे हैं आपकी एक ही लाइन में आपका सारे उत्तर मिल जाएंगे, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा थोड़ा सा लगा आपका यहाँ पे
ये ध्यान से अगला सवाल है। अब मैं यहाँ पे सम की जगह लूंगा विषम। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है यहाँ पे। सबसे छोटी संख्या होगी, देखो हमारी संख्या नहीं है 72, 72 लिखो। कितनी संख्या है? 4, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 4 एकन 4, 3 बचेगी, 32 हो गया, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा आया 18 काट के, जो भी होती है बीच की होती है। अब देखो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ कह रहा है विषम, ये कैसा है? सम। तो हम इसको नहीं लेंगे, समझ गए ना क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये सम है लेकिन संख्या 4 है, तो निश्चित है कि 2 आपकी इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो बताइए 18 के बाद विषम संख्या आपकी होगी 19, 19 के बाद 21, इधर आओ। 18 से पहले क्या होगी? 17, 17 से पहले 15। तो यहाँ पूछा सबसे छोटी संख्या, तो आपकी क्या है? सबसे छोटी 15, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, आपसे आप पूछता कि दूसरे नंबर की संख्या बताइए, तो क्या होगी? 17। तीसरे नंबर पूछता तो 19। आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होती है आपकी? 21। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा आप यहाँ पे, इससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी संख्या आपको यहाँ पे बतानी है, चौथी संख्या होगी। ठीक है, तो चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से। कितना हमारा? 180, संख्या कितनी है? 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 30, 6 3 18, 0, 30 आ गया। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है? विषम, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि एक संख्या कैसी है? सम। और 6 संख्या आपसे पूछिए, तो 6 संख्या मतलब है कि 3 होंगी आगे और 3 होंगी पीछे। तो 30 के बताओ विषम संख्या क्या होगी? 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, इधर आएंगे पीछे, इससे पहले क्या होगी? 29, और 29 से पहले 27, 27 से पहले 25। तो ये आपकी सब संख्या हो चुकी है। पूछा इसमें चौथी संख्या क्या होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पूछता आपसे कि पहली संख्या ये सबसे छोटी तो 25, दूसरी तो 27, तीसरी तो 29, पूछता कि चौथे नंबर की तो 31, पांचवें नंबर की तो 33, सबसे बड़ी या आखिरी तो क्या होती? 35। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका सब उत्तर आ रहा है, कुछ भी पूछे आपका कोई उत्तर, सिर्फ एक लाइन में आपका सारा उत्तर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए कितने तरीके से आपका इकाई अंक पूछता है। अगर इस तरीके से संख्याएं दी हो 756, 938, 872, ये आपका दिया। अब हमको इतना गुणा नहीं करना है, पूछा क्या है? इकाई का अंक। इतना गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। हमको करना क्या है? इसका सबसे जो आखिरी का अंक है यानी इकाई का अंक, इसमें देखो 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2, बस इसी का गुणा करना है। तो देखो बस करते जाओ, 6 का गुणा करो 8 में, कितना आएगा? 6 48। अभी आगे वाला आप छोड़ दो, अब इसका लेंगे 8 दूनी 16, क्या है आपका बताओ? 6। ये आपका उत्तर हो गया, इकाई का अंक। ठीक है, और देखो पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल में आप जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, 938, 845, 656, 751, 503, कुछ भी लिख दो, इतना ही बड़ा गुणा हो। करना क्या भाई? आखिरी वाला ले लो, 8 पंजे 40, लास्ट में क्या आ गया? 0। अगर लास्ट में आपका 0 आ गया फिर आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 0 आ रहा है तो उसका उत्तर 0 ही होगा, फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखो आगे अगला सवाल, 671, 289, 651, 529 और 296। ठीक है, वही पहला और आखिरी करो, कितना आएगा? एक का गुणा करेंगे 9 में तो 9, 9 का गुणा करेंगे 1 में इससे, तभी क्या आएगा? 9 1 9। फिर इसका कैसे करो? 9 9 81, तो जो आखिरी में आएगा उसको लेते जाएंगे 9। फिर आगे आपका एक गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा? एक गुणा 6 में कितना आएगा? 6। बस ये हमारा उत्तर हो गया। इतना सरल है। आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कहीं शून्य आ जाता है तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, एक सवाल देखो, चौथा है 203 गुणा 410 गुणा 240 गुणा 305 और 15 या 1007। अब देखो इसमें शून्य आ गया पहले कहीं, वो भी बीच में होना चाहिए लास्ट में। इकाई का अंक शून्य है तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। क्या आएगा उसका? इकाई का अंक शून्य, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप का इकाई का अंक सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं अगली टाइप का, जिसमें घात लगी होगी। क्या लगी होगी? घात। तो उसमें देने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर इकाई का अंक आपका क्या हो, 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो,
तो इसका उत्तर यही रहेगा, इसका उत्तर वही होगा। अगर आप भूल गए कि इसका उत्तर क्या होगा तब भी आप निकाल पाएंगे, अगर ये आपको याद नहीं रहा तब भी आप निकाल पाएंगे, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे यहाँ कुछ संख्या ले लिया 1570। अब इस पे घात में कितना भी ले लूँ, कितनी बड़ी घात ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, इकाई का अंक शून्य। जब शून्य है तो इसका उत्तर शून्य ही होगा, इकाई का अंक। ठीक है, कुछ ऐसे पूछेगा इसमें कि इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, शून्य ही उत्तर होगा। ठीक, क्योंकि शून्य के ऊपर आप कितनी पावर आप लगाएंगे, घात लगाएंगे, रहेगा तो शून्य ही। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 781 पे घात 9 6 5 4 3 2, कुछ भी लगाया देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक है, एक के ऊपर कितनी भी आपकी घात हो तब उत्तर तो वही आने। एक का गुणा आप कितनी बार भी करो, एक 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 गुणा कितनी बार भी करो, उत्तर आपका क्या आएगा, एक ही आपका उत्तर आएगा। देख पा रहे हैं, आपका उत्तर एकदम आसानी से आप कर पा रहे हैं, कुछ नहीं इसमें करना है आपको। अगला देखो 5 6 7 5 पे घात 9 6 5 4 3, ये है। ठीक है, अब इस सवाल में देखेंगे तब क्या होगा, तो देख रहे हैं अंत में क्या है, 5, अंत में 5 है, तो ये इसके उत्तर नहीं बदलते, 5 है तो 5 ही रहेगा, इसका तो क्या हो गया 5, ऊपर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिएगा चेक और देख लीजिएगा, अगला सवाल कर दिया 9 7 8 6, और इस पर घात में कर दिया 7 6 5 4 3, ये आपकी घात हो गई। अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, तो देखो 6 अंत में, तो 6 वाले में कोई उत्तर नहीं बदलेगा, वही रहेगा 6 का 6 उत्तर, सिर्फ देखते उत्तर निकालना है, सेकंडों में कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर ये अंक नहीं होते तब कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने ले लिया 1 5 4 9, और यहाँ ले लिया 8 4 6 5 4 3 2, कितनी बड़ी घात है। ठीक है, कितनी बड़ी घात है, ये हमने ले लिया, लो और बड़ी कर दी। अब इस घात में आपको 4 का भाग देना है, कितने का भाग देना है, 4 का। ठीक है, अगर हम 4 का भाग देंगे तो इतने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं, हमें अंत के 2 अंक लेने बस इतने, इसमें 4 का भाग देना है, तो आप देंगे 4 छक्के 24, बताओ कितना बचेगा 2, 4 का भाग देंगे तो 4 छक्के 24, तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ है 9, तो 9 पे घात आप 2 कर देंगे, कितने कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा था, तो कितना हो गया 81, 9 पर क्या होता है 81, तो हमारा इकाई का क्या हो गया 1, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और देखो मैं यहाँ ज़्यादा से सवाल ले रहा हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे। जैसे यहाँ मैंने और ले लिया 1264, और घात ले ली 7 6 9 5 4, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 है, ये 4 ले लिया, अब इसमें 4 का भाग देंगे, इस 4 से मतलब नहीं है, यहाँ आपको हर बार 4 का भाग देना है, जब 4 का भाग देंगे तो बताओ, और देखिए अंत के 2 संख्याओं में देना है, बस कितनी भी संख्या लगी हो आपको अंत के 2 संख्याओं में ही भाग देना है। अब मैं यहाँ पे आपका भाग देता हूँ, देखिए 4 1 4, 1 बचा 14 हो गया 36 12, कितना बचा 2, 2 इस पर हाथ रख दूंगा, 4 क्या होता है 16, तो हमारा अंत क्या है 6, तो 6 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इसी में ले लिया 2 3 8 6 7 3 6 3 3, और यहाँ है आपकी घात 110। अब देखो इसमें ये 3 लिख लो, यहाँ पे आप 4 का भाग देंगे, याद रहे अंत की 2 संख्या बस, 10 में 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, तो बताओ 3 और कितना हो जाएगा 9, उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर जो हमने पहले याद किए थे उसके अगर में याद ना रहा कि 1 का 1 होता है, 0 का 0 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए आइए उसको भी ऐसे ही करना है, अगर आप ध्यान भूल जाते हैं तभी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे 5 8 4 3 6, तो 6, और यहाँ है 9 7 3 8 4 2, ये है आपका। ठीक है, ये 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6, इसका उत्तर 6 ही होगा, लेकिन आप भूल गए कि 6 का 6 होता है, तब कैसे करेंगे, देखिए आइए हम ले लिया 6, अब इसमें 4 का भाग देंगे लास्ट के 2 अंकों में, कितना बचेगा 3, और कितना बचेगा 3, तो 3 यहाँ पर रख दो। ठीक है, और 6 का कितना होता है 216, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुना 36, फिर इसका आखिरी का इससे करो 6 गुना 36, कितना है अंत में 6, तभी आपका उत्तर आ गया। अगर आप भूल जाते हैं यहाँ आपका उत्तर कितना है 6, क्यों, क्योंकि 6 का उत्तर 6 ही रहता है, कितनी बार भी गुणा करो 6 का उत्तर 6 ही आना है, तो आप भूल गए तो बस वैसे कीजिए जैसे आपने पहले किए थे सारे सवाल। एक सवाल और देखिएगा, जैसे 5 7 3 6 5, और यहाँ हमने घात ले ली 9 7 5 8 3, ये। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं आपको बताया था कि 5 का उत्तर 5 ही रहेगा, लेकिन आप भूल गए कि 5 का 5 होता है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भाग दीजिएगा 4 का, यहाँ 4 का ही भाग देना है आपको, तो 4 का भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 3, सिर्फ 2 अंकों में देना है बस, 3 बचेगा, 3 यहाँ पर रख दो बस, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो पचम 25, फिर आखिरी 5 और इससे पचम 25 आया, तो भाई अगर आपको सीधा पता है कि 125 होता है 5 का क्यों, तब भी देखो आपका 5 है, या आखिरी आखिरी करते जाओ तब भी आपका कितना आ रहा है 5,
तो याद रहे 5 में उत्तर 5 ही होता है। अगर आप भूल जाते हैं तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन करना वही है। देखो यहाँ ले लो 7, ठीक है, 7 लिया। अब यहाँ पे हम 4 का भाग देंगे, यहाँ हमारा कितना बचेगा 1, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, गुणा 1 रख दिया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आप देखिएगा कितना है 3, 4 का भाग दो, 4 में 36 कितना बचेगा, 2 में देना बस, अंत के 2 में, 4 में 36 3 बचेगा, 3 रख दो। तो बताओ 3 की कितना होता है 27, यहाँ पे 7, तो ये आपका हो गया 7 गुणा 27। पूरा नहीं करना है, सिर्फ पहला और आखिरी, सॉरी इसका आखिरी, इसका भी, इसमें तो आपकी एक ही संख्या है, 7 सत्ते 49, क्या आ गया 9, तो 9 आपका उत्तर हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ भी कर सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ने ले लिया 258 की पावर 100, ठीक है, तो यहाँ पे उसने जोड़ लगा दिया 547 और इसकी पावर लगा दी उसने 497, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए वही 8 रखो, यहाँ पे 4 का भाग देंगे, यहाँ पे 1 से ले लेता हूँ, तुम्हारा 4 का भाग देने पर क्या बचेगा 1, कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ पे देखो 7 का है, 7 ले लो, 4 का भाग देने पर हमारा क्या लास्ट के 2 अंकों को देना है बस, 4 दूनी 8, 1 बचा, 16 1 बचा, तो 8 की पावर भी 1 होगी, 7 की पावर भी 1 होगी। अब जोड़ लगाए तो आप क्या करें, जोड़ देंगे 8 7 15, क्या आएगा आपका इकाई का अंक 5। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक टाइप और रह गया है, बस उसको आप देख लेंगे, फिर आपका इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, देखिएगा। आइए दोस्तों, बस यहाँ पे एक टाइप आपकी और बची हुई है, उसको हम देखते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे एक सवाल ले लिया 41 6 7 5 7, हमने पावर लगा दी यहाँ पे 132, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बस अंत में भाग देना है, 7 लिखो। अब आप यहाँ पे अंत के 2 अंकों में भाग देंगे 4 का, तो क्या होगा शून्य बचेगा, क्या बचेगा शून्य शेष। जब शून्य बचेगा उस स्थिति में क्या करना है आपको, उसको अच्छे से ध्यान देना है। अगर शून्य बचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 4, याद रहे शून्य मत रख देना, क्योंकि किसी की याद अगर शून्य कर देंगे उसका 1 हो जाएगा, हमारा एक उत्तर नहीं हो सकता सही, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितना होगा 4 रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो भाग शेष पर क्या आ रहा है शून्य, जब शून्य आए तो आपको उतना ही रखना 4। तो आइए अब इसको हम 4 क्या कर देंगे गुणा, ठीक है, 7 सत्ते 49, 9 आ गया। तो इसका इकाई का अंक और ये वाला इकाई का, 9 सत्ते 63, फिर इसको छोड़ दो आप, 30 सत्ते 21, इसको छोड़ दो, क्या आ गया 1, 1 आपका उत्तर हो गया। बड़ा बड़ा आपको नहीं करना। एक सवाल और देख लो, जैसे यहाँ 9 4 5 3 2, और यहाँ मैंने ले लिया 1 6 5 4, अब मैं अंत में भाग दे रहा हूँ, किसमें दे रहा हूँ अंत में, अंत के 2 अंकों में, यहाँ ले लिया 2। तो याद रखिए जब 2 में इसमें मैं भाग दूंगा 4 का तो क्या आएगा शून्य आएगा शेष, जब शून्य आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे 4 रखने होंगे, क्या रखने होंगे 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 6 इकाई का अंक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक सवाल और देखिएगा, अंतिम सवाल, जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। इसमें लिया 6 8 4 3 7, और इसमें मैंने क्या कर दी 240 प्लस 9 6 5 3, और इसमें क्या कर दी मैंने 8 4 3 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ 7 लिखे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम जो अंक है 2, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मुझको यहाँ पे 4 रखने होंगे, ठीक है। यहाँ देखो 3 लिया, यहाँ भी देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो मुझे घात 4 लेनी होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इधर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 वाला लिखना है। 7 सत्ते 49, 4 को छोड़ दो, 9 सत्ते 63, 6 को छोड़ दो, 30 सत्ते 21, 2 को छोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, प्लस 3 करके 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 को छोड़ दो, 7 तिया 21, कितना आएगा यहाँ भी 1, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, क्योंकि जोड़ के चला गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ, कैसे भी पूछे आपका उत्तर आना वही है, पूरा इवेंट है। इससे आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले आपका प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपकी होती है प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, कहाँ तक अनंत तक। अब आपसे यहाँ पूछेगा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी 1, सबसे छोटी, इधर आपकी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राकृतिक, तो वो है आपकी 1, कई लोग से शून्य बताएंगे, शून्य नहीं होगी, सबसे छोटी आपकी होगी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी अनंत। तो यहाँ बड़ी कम पूछता है, छोटी ज़्यादा पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी 1, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1। आइए अगला देखते हैं, पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, यहाँ हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या आपकी क्या होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत। ठीक है। अब यहाँ पूछेगा कि आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब आपकी होगी 0, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इधर क्या होगी? बड़ी संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेंगे तब 0 होगा। ठीक है। कई बार ये पूछ लेगा कि 0 आपकी प्राकृत संख्या है कि नहीं? नहीं, 0 हमारे इसमें आ नहीं रहा है, तो 0 को हम प्राकृत संख्या नहीं मानेंगे। 10 तो होगा प्राकृत संख्या, 10 में 0 है, उससे कम नहीं, केवल 0 लेंगे तब आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आपका आता है धन पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक होना चाहिए, आधा पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे वाला नहीं होना चाहिए। धन पूर्णांक देखिए, धन पूर्णांक आपका 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। तो धन पूर्णांक में यही आपकी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब आपकी क्या है? धन पूर्णांक है। छोटी 1, बड़ी अनंत। इधर होगी तो छोटी होगी, छोटी संख्या, और इधर बड़ी। अब सी ऑप्शन आपका आता है ऋण पूर्णांक, ऊपर कहते हैं, जिससे कि आपका स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है। यहाँ देखेंगे हम ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक चलेगा उल्टा आपका। ठीक है। यहाँ से अनंत, फिर डॉट 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 माइनस में चलेगा इधर 3, 2, 1, ये। अब देखो इधर ये छोटी संख्या होगी ऋण में, क्योंकि ऋण में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास कर्जा है, ये समझिए जिस पे ज़्यादा कर्जा होगा वो सबसे छोटा व्यक्ति है। तो ये छोटी संख्या होगी। जिस पे कम कर्जा है, यानी इस पे केवल -1 का, यानी 1 रुपये का कर्जा है, तो ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें ऋण पूर्णांक उल्टा होगा, जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक में देखिएगा कि ये धन पूर्णांक भी आएगा, ऋण पूर्णांक भी आएगा, दोनों संख्याएं आएंगी, और ये शून्य भी आएगा। देखो मैं लिख देता हूँ, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक आपकी कौन कौन सी होगी? ये वाली 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। ये आएंगी, और शून्य भी आएगा इसमें। शून्य आपका धन पूर्णांक नहीं है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य को देखो, शून्य मैंने कहीं भी धन पूर्णांक में लिया है? नहीं। ऋण पूर्णांक में शून्य है? नहीं। तो अब पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक वाली सब संख्याएं, 0 भी शामिल होगा उसमें, और ऋण पूर्णांक भी शामिल होगा, ऋण पूर्णांक। ठीक है। यानी पूर्णांक में आपकी धन पूर्णांक भी आएंगी, ऋण पूर्णांक भी आएंगी, ठीक है, और शून्य भी आएगा। ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे कहे कि 0 पूर्णांक है, हाँ है, लेकिन ऋण पूर्णांक है? नहीं। धन पूर्णांक है? नहीं। तो 0 को हम ना तो धन लेंगे और ना ही ऋण में। ठीक है। अब देखिए आगे सम विषम। तो सम तो सब जानते ही हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत। याद है ये सबसे क्या है? छोटी। ये क्या है? सबसे छोटी, और ये बड़ी। ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। ये सबसे पेपर में ज़्यादा पूछा जाएगा। अगला आता है आपका विषम, विषम संख्याएं। विषम संख्या में क्या होता है? जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगी? 1, सबसे छोटी विषम, और ये क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी संख्या। ठीक है। सम विषम हमारी हो चुकी। अब आपकी आती है अभाज्य संख्याएं। दिखाई दे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का दूसरा नाम भी है ऋण। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, बात एक ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। याद रहे, अभाज्य संख्या होती है, देखो 1 से तो सब संख्या कटती हैं, तो 1 से तो सब कटेंगे उसका मतलब है नहीं, ये केवल स्वयं से कटती है, किसी और से नहीं कटेंगे, 1 को छोड़ के। तो देखो ऐसी संख्या क्या है? 2, 2 किसी और से कटती है? नहीं। 3, ये भी किसी और से नहीं कटती। 4 तो कटती है, 4 नहीं लेंगे, क्या होगा? 5, 7, 9 तो किसी और से कटती है, यानी 3 से कट जाएगी, 9 तो नहीं लेंगे। फिर 11, 13, 15 देखो 3 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो उसको नहीं लेंगे। फिर 17, ये किसी से नहीं कट रहा। 19 किसी से नहीं कट रहा आपका। इस तरीके डॉट 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 अनंत। ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ये हमारा होगा 2। क्या होगा? 2। ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी, ये हमारा सबसे बड़ी। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कई आपके बनेंगे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक अगर आपसे पूछता है तो आपकी 25 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। अगर 1 से 50 तक पूछे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लेना निकाल के। 1 से 50 तक आपसे पूछे, 1 से
50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो होती हैं आपकी 15, और फिर 51 से लेके 100 तक तो होती हैं 10। इन टोटल आपकी 100 तक कितनी हो गई? 25 संख्या। ठीक है, आपसे बीच में इससे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 100 तक की अभाज्य संख्याओं को आप लिख कर लीजिएगा। ऐसे पूछ लेगा कि 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग बताओ, औसत बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी क्या होगी? 2 अभाज्य संख्या। ये पूछे 1 से 100 तक तो 25 है आपकी अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक पूछेगा तो 15, और 50 से 100 तक पूछता है तो 10। इस तरीके से आपकी 25 क्या है? अभाज्य संख्या। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका भाज्य संख्या लेते हैं। भाज्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले समझिएगा, क्योंकि आपसे इसमें बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमारी होती हैं जैसे जिसमें स्वयं से सब संख्या कटती हैं, एक से सब कटती हैं, स्वयं और एक को छोड़ के किसी और से कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी और से कटना चाहिए। जैसे अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक लूँ तो एक तो स्वयं से कटती है बस, 2 लेता हूँ तो 2 भी स्वयं से ही कटेगी, 3 स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, तो 4 है देखो यहाँ पे संख्या, वो आपकी स्वयं से तो कटती है, किसी और से भी कट रही है, 2 से और कट रही है। अब मैं लेता हूँ 6, 6 देखो आपकी किससे कट रही है? स्वयं से भी कट रही है, और 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, यानी किसी और से भी कटना चाहिए, तो वो आपकी भाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 4, 6, 8, ठीक है 8, अब 9 भी होगी यहाँ पे, क्यों? 9 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 10 देखो 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, स्वयं से सब संख्या कटती हैं। 11 नहीं होगी, यानी इसमें आपकी अभाज्य संख्या नहीं आएगी, समा सकती है, विषमा सकती है, लेकिन अभाज्य नहीं आएंगी। 12 देखो किसी और से भी कट रहा है, 2 से, 4 से, 3 से, तो किसी और से भी कटना चाहिए बस, तो वो आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। डॉट 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 अनंत। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी आपकी भाज्य संख्या होगी 4, सबसे बड़ी अनंत, ये वाली बड़ी होगी। अब यहाँ आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या? एक ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो 4। आपसे ये पूछ सकता है कि प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग बताओ। अब प्रथम 4 आपको पता होगा कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, तभी तो आप जोड़ पाओगे, और आप ऐसे याद तो नहीं रख सकते। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कटना चाहिए। एक से तो कटती है, एक से नहीं लेना, जो किसी और से कटे। देखो 4 2 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8 2 से, 4 से, 8 से, 9 देखो 3 से कट रहा है, तो किसी और से कटना चाहिए। अब यहाँ पे औसत से बनेगा सवाल कि प्रथम 5 भाज्य संख्या औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 कौन से हो गए? 1 2 3 4 5। आगे और भी आपसे पूछ सकता है कि 20 से लेकर 30 के बीच भाज्य संख्या बताओ। तो इस तरीके यहाँ पे कई क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको समझना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि भाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो किसी और से भी कटनी चाहिए। जैसे 4 देखो 2 से कट रही है, 6 देखो 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, इस तरीके से आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। ठीक है, अब बात आती है आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब होता है कि इनका मासा एक होना चाहिए, जिनका मासा एक हो। लासा मासा आपने देखा होगा, मासा उभयनिष्ठ, अगर दोनों को काटे जब मासा निकालेंगे तो मासा आपका एक होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, इसका मासा क्या होना चाहिए? एक हो। जैसे ले लिया 2 और 5, अब 2 और 5 ऐसी कोई भी टेबल नहीं है, पारा नहीं है जिससे आप एक ही संख्या से काट सको। अगर आप इनका मासा लेंगे तो एक आएगा। और देखो मैंने ले लिया 5 और 7, इनका मासा क्या होगा? एक होगा। और देखो 8 और 11, देखो इसमें सब दोनों आ गए। इससे पता नहीं है, जो भी 2 संख्याएं लें, कोई सी 2 संख्याएं, उनका मासा क्या होना चाहिए? दोनों अगर मासा निकालेंगे तो क्या होगा? एक। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब आपकी आती है परमेय संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट है परमेय संख्या। अब देखिए परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या कहते हैं जिसे भिन्न के रूप में लिख सकें। क्या कर सकें? भिन्न के रूप में, यानी p बटे q, बट्टे में तो होती है, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, तो अंश बटे हर में लिख सकें, वो आपकी परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, जैसे 1 2 3, ये सब आपकी परमेय संख्या है, डॉट 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 अनंत सब। क्योंकि एक भी आपकी परमेय संख्या कैसे तुम कहोगे सर तो बट्टे में है नहीं, हम एक के बट्टे कर सकते हैं, 2 के बट्टे कर दो, तभी तो नहीं रहेगा। इसके भी नीचे बट्टे कर दो, तब भी आपका क्या रहेगा? वही रहेगा, यानी भिन्न के रूप में हम इसे बना सकते हैं। तो जो भिन्न के रूप में बन सकता है वो आपकी क्या होंगी? परमेय संख्याएं, यानी भिन्न के रूप में बस लिखी जा सके। और देखो इसमें यहाँ ले लिया 22/7, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा पूछा जाता है कि 22/7 क्या है, तो ये आपकी परमेय संख्या है, ये आपका पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो आपकी ये क्या है? परमेय संख्या है।
ठीक है, ये नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर वाली शून्य हो। अगर हम बात करें जीरो, तो जीरो भी आपकी परमेय संख्या है। क्यों? हम जीरो के नीचे बट्टी रख सकते हैं। बात समझ आ गई? कोई भी संख्या हो, जितनी अभी आपने पढ़ी, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक को छोड़ के बाकी जितनी भी सब संख्या है वो आपकी क्या होंगी? परमेय संख्या। ठीक है, और परमेय में माइनस भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस अगर हम कहेंगे ऋणात्मक परमेय संख्या हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक। धनात्मक धन वाली हो जाएंगी सब। अभी मैं कहूँ कि -5 आपकी परमेय संख्या है, हाँ है। कैसी? ऋणात्मक परमेय संख्या है। और ये सब कैसी है? धनात्मक। यानी बस आपका जो होता है हर क्यू इक्वल टू नॉट, यानी ये है कि ये जो होता है हर, ये शून्य नहीं होना चाहिए बस। बाकी जितनी भी सब संख्याएं हैं, शून्य वगैरह, ये सब आपकी क्या होंगी? परमेय संख्या। जितना आपने पढ़ा वो आपकी सब क्या है? परमेय संख्या। बस याद रहे, अगर माइनस में है तो क्या होंगी? ऋणात्मक परमेय संख्या, और धन की है तो धनात्मक परमेय संख्या। ठीक है, केवल इसमें आपको एक चीज बस ध्यान रखो कि आपका अंडर रूट वाली आपको छोड़ देनी है बस। देखो जैसे मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या देखो, अपरमेय संख्या में जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकें। जैसे पाई है, ये कुछ लोग पाई ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बात एक ही है। अब देखो पाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा चुका है कि पाई कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। कैसी? अपरमेय। और देखो पाई का मान होता है 22/7। ये रहा पाई मान क्या होता है? 22/7। अगर मान रखते हैं 22/7 तो वो क्या हो जाएगी? परमेय संख्या, क्योंकि वो भिन्न के रूप में लिखा है। और वैसे देखें पाई तो क्या है? अपरमेय संख्या। ये मोस्ट, इसीलिए क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आता है कि पाई क्या है? अपरमेय। और पाई का मान 22/7 जो होता है वो परमेय संख्या। ठीक है, और एक ही हो गया पाई। अगला आपका अंडर रूट में कोई संख्या हो, जैसे √2, √5, -√2। ठीक है, ये सब आपके -√5, ये सब आपके क्या है? अपरमेय संख्या। तो याद रखिएगा, अंडर रूट वाली जो भी संख्याएं हैं और पाई, अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, कोई भी, ये सब आपकी क्या होंगी? अपरमेय संख्या। यानी आपकी अंडर रूट वाली छोड़ के, अंडर रूट की छोड़ दो और पाई छोड़ दो, और बाकी जो संख्या आपकी बची वो सब की सब आपकी क्या होंगी? परमेय संख्या। सब अंडर रूट वाली छोड़ दो और पाई को, ये आपकी अपरमेय है। बाकी सब संख्या आपकी क्या होंगी? परमेय। धन की है तो धनात्मक परमेय, और ऋण की है तो ऋणात्मक परमेय। ठीक है, अब आता है आपका अंतिम वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में आपकी सब आ जाएंगी। आपने परमेय पढ़ा, परमेय संख्याओं में सब आ गई, और अपरमेय, इसमें सब आ जाएंगे। परमेय और अपरमेय सब वास्तविक संख्या। जितना आपने अभी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ी सब संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल थे जो यहाँ पे छोटी बड़ी या अन्य चैप्टरों को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था भाज्य वाला, भाज्य संख्या है, इनको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि प्रथम 5 भाज्य संयुक्त, ठीक है, भाज्य संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा? क्या होगा? सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि भाज्य संख्या क्या होती है तो आप इसे कर ही नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। प्रथम 5, याद में आपसे क्या कहता है? भाज्य संख्या होती है जो किसी और से भी कटनी चाहिए। तो देखो, एक तो नहीं कटती, दो किसी और से भी नहीं कट सकती, तीन भी किसी से नहीं कटती, चार किसी से कटती है, दो से, पांच नहीं किसी से कटती, छह किसी से कटती है, सात किसी से नहीं कटती, आठ तो कटती है, नौ कटती है देखो, क्योंकि तीन से कट रही है, 10 कट रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गई, इन सबको जोड़ दो और 5 का भाग दे दो, तो ये हमारा क्या हो गया? औसत निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37। ठीक है, बस 5 का भाग दे दो, ये हमारा औसत हो गया। कितना सरल था। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। सबसे छोटी भाज्य पूछेगा तो 4 हो गई, सबसे बड़ी तो अनंत तक। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे कुछ और सवाल। देखते हैं, कुछ व्यक्ति भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो। अब आपसे पूछ सकता है वो, भेड़ की संख्या कितनी है? भेड़ की संख्या या व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की संख्या। ठीक है, करें कैसे? अब देखिए, इस टाइप के सवाल जो है बहुत ही आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखो, जो पैर कितने हैं, देखो 230। ध्यान से देखेंगे आप, एक ही सवाल में समझ जाएंगे। और सिर कितने हैं? 60। अब आप बताइए, भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4। व्यक्ति कितने होते हैं? 2। लेकिन सिर तो सबका एक ही होता है, सिर तो दो नहीं होते, एक ही सिर होते हैं, 60 सिर, यानी वहां पे 60 ही कैंडिडेट हैं, भेड़ और व्यक्ति मिला के। अब पैर देखेगा कि 230 है टोटल, तो बताइए भेड़ के पैर दो ज्यादा होते हैं व्यक्ति से, दो ही ज्यादा होते हैं, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो हमारा 2 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? 115। ठीक, कितना आ गया? 115। अब ध्यान से देखेंगे, 115 में और 60 में कितना अंतर है? देखो ध्यान से, 160 में और 15 में कितना अंतर है? 55 का। कितना अंतर है? 55 का। ये भेड़ की संख्या हमारी होगी 55। ठीक, अब टोटल तो 60 है ना, तो कितना बचा? 5। ये 5 क्या हो गया? व्यक्ति की संख्या। बस इतना सरल था, कुछ करना ही नहीं।
2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि भेड़ या जानवर जो है उसका व्यक्ति से 2 पैर ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा उतने हमने निकाल दिए। कितना बचा? 115 पैर। अब देखेंगे इसमें कितना अंतर है, 55। जो अंतर है वो हमारी भेड़ होगी। अब भेड़ जब 55 है, टोटल तो 60 है ना वहाँ पे, तो 5 क्या होंगे? व्यक्ति। आइए देखते हैं एक सवाल और, जिससे आपका स्पष्ट हो जाए। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरी चल रही है, चल रही है, ठीक है, चल रही है। अब यहाँ पे जो है आपकी सिर की संख्या, सिर, कुल सिर, कुल सिर है आपके 35 तथा पैर है 90। तो वही आपसे पूछेगा कि तोता कितने हैं और बकरी कितनी है। बकरी देखो, बकरी के पैर 4 होते हैं, तो वही यहाँ पे लिख लो 90 पैर, और सिर कितने हैं? 35। देखते यार, बस बहुत ही सरल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो बकरी के 4 पैर होते हैं, तोते के 2, तो 2 बकरी के ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं तो हम निकाल देंगे, तो उसे काटेंगे तो आएगा 45। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें आप देखिएगा कितना अंतर है, बताओ। ये हमारा अंतर है कितना? 10 का। कितना अंतर है? 10 का। तो जो अंतर है, जो हमने पैर एक्स्ट्रा काटे थे, किसे काटे थे? भेड़, इसके, बकरी के, तो हमारे 10 बकरी हो गई। कितनी बकरी हो गई? यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिया था ऊपर, तो यहाँ क्या लिया था? जिसके 4 पैर थे वो संख्या। यहाँ पे देखो बकरी के 4 पैर होते हैं, तो इसका उत्तर जो अंतर आएगा वो 4 पैर वाले का होगा। 10 हो गया। अब बताइए, टोटल सिर आपके पास 35 है, 10 सिर तो लेगी बकरी, तो बाकी सिर जो बचे वो किसके होंगे? सिर्फ तोते के। तोते सिर हमारे बताओ कितने हो जाएंगे? 25, क्योंकि 25 10 35, 35 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो 25 तोते हो गए वहाँ पे, और बकरी कितनी हो गई? 10। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा। एक तालाब है आपका, एक किनारे बगुले। सवाल कैसे पूछे? बस सिर और पैर आना चाहिए, बाकी आपका आराम से हो जाएगा। बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, चुग रहे हैं, तो कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुल सिर 24 तथा कुल पैर 60। कुल पैर कितने हैं? 60। तो वही बगुले कितने हैं? बगुले पूछेगा या फिर आपसे कुत्ते पूछेगा यहाँ पे कुत्तों की संख्या कितनी है। वही सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे पैर, पैर कितने हैं? 60। सिर कितने हैं? 24। तो पैर बगुले कितने होते हैं? 2, कुत्ते के 4, कुत्ते के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 30। अंतर देखो, अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 6 का। 30 में 24 का अंतर कितना? 6 का। यानी हमने 4 पैर वाले के एक्स्ट्रा किया था, तो 4 पैर वाले का उत्तर होगा। 4 पैर किसके होते हैं? कुत्ते के, तो ये हमारा 6 हो गया। अब देखो 6 सिर कुत्ते के हो गए, टोटल कितने हैं? 24। तो 18 क्या होंगे? बगुले के, 18 6 24। कितना सरल है, इसमें कुछ करना पड़ा, सवाल देखते ही आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और इनको एक बार देख लीजिएगा, मात्र 10 सेकंड लगेंगे इन सवाल को करने में। इसमें आपको एक्स वाई कुछ नहीं मानना, बस सीधा देखो जिसके 4 पैर हैं तो 2 एक्स्ट्रा है, निकाल दो, 30 बचे। अब देखेंगे इन दोनों में अंतर, तो 6, तो हमने एक्स्ट्रा पैर निकाले थे किसके? कुत्ते के, तो उसी का हमारा उत्तर हो गया। बाकी जो सब बचे वो होंगे 2 पैर वाले के, तो ये हमारे उत्तर हो गए। चाहे तो 2 पैर वाले का पूछे, चाहे आपसे 4 पैर वाले का पूछे, आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद। करने वाले आय संबंधी प्रश्न, आय संबंधी प्रश्न। याद रखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत ही सरल है। ये आपका चैप्टर जो है आय संबंधी वाला, ये आपका रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, दोनों, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे तो मिल जाए रीजनिंग में चाहे मैथ में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें समझने से पहले आपको कुछ सवाल है, उसको जानने से पहले आपको थोड़ा इसका बेसिक समझना होगा। बेसिक ये कि मान के चलिए एक ये व्यक्ति है राम और एक है राधा, ठीक है। अब देखिए इनमें बचपन में 2 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, इनमें 2 वर्ष का अंतर है। अब सोचो बचपन में, अब चाहे ये 10 साल बाद की बात करें, चाहे 20 साल बाद की बात करें, चाहे 50 साल बाद की बात करें, अगर राधा 2 साल छोटी है तो हमेशा रहेगी। तो ये सवाल में आपके कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपसे कह देगा कि 10 वर्ष बाद उनमें 5 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष बाद 2 वर्ष का अंतर है। तो भैया जो व्यक्ति बचपन से ही किसी व्यक्ति से 2 वर्ष बड़ा है वो जिंदगी भर 2 वर्ष बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। फिर 10 साल बाद देखो, चाहे 20 साल बाद देखो, कितने साल भी बाद आप देखेंगे तो वो क्या होगा? उतना ही अंतर रहेगा। एक और देखो, जैसे मैंने कहा राजू ये 2 साल बड़ा है किससे? श्याम से, ठीक है। अब 10 साल बाद देखेंगे तब भी राजू बड़ा ही रहेगा, 20 साल बाद देखें तब भी राजू बड़ा ही रहेगा 2 साल, 70 साल बाद देखेंगे तब भी 2 साल बड़ा ही रहेगा राजू। बात समझ आई? पहले की बात करें कि 5 वर्ष पहले तब भी 2 साल बड़ा होगा, 10 साल पहले तब भी 2 वर्ष बड़ा होगा राजू। तो उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल का अंतर है तो चाहे 10 साल पहले देख लो, चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 15 साल बाद देखो, उसमें 2 वर्ष का अंतर रहेगा। 2 साल बड़ा है तो 2 साल बड़ा रहेगा, और अगर 2 साल छोटा है तो
तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं इससे संबंधित। देखिएगा, ये आपका आय संबंध जो रीजनिंग और मैथ में दोनों में आएगा, बहुत ही सिंपल है और 10 से 15 सेकंड में आप इसका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन समझने में तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है इन दोनों का। ठीक है, यदि सीता गीता से 4 वर्ष बड़ी हो, गीता से 4 वर्ष बड़ी है सीता। अब देखो ध्यान से, ये सीता है एस और ये गीता हो गई। ठीक है, अब इन दोनों की जो एज है उसका योग कितना है? 22 वर्ष। लेकिन अभी ये बराबर तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष एक इसमें बड़ी है, तो 4 वर्ष इसमें से निकाल दो, 22 माइनस 4, जो बड़ी है उसे निकाल दो। अब कितना रह गया बताओ? 18। अब दोनों की बराबर हो गई, यानी 9 साल की तुम्हारी ये भी है और 9 साल की ये भी है, बराबर हो गए दोनों। 9 9 18। बस जो बड़ा था या जो छोटा होगा उसे हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। अब क्या बचा? 18। 18 में 9 हो गई आपकी सीता की और 9 ही गीता की। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है? देख लो, गीता से 4 वर्ष बड़ी हो। गीता से बड़ी है कौन? सीता। सीता बड़ी है 4 साल, सीता ये है 4 साल, ये बड़ी है। लो, जो बड़ा है उसे बड़ा कर दो। ये आपकी हो गई उम्र। तो देखो सीता की उम्र क्या हो गई? 13 वर्ष और गीता की 9 वर्ष। पूछा किसका है? गीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो गीता की ये पूछी इसने, तो आपसे कुछ भी पूछे, गीता की पूछे तो ये आ गई और सीता की पूछे तो ये। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। एक सवाल और देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। देखो, ए और बी मिलकर इस समय 48 वर्ष के हैं। देखो ध्यान से, ये ए है और बी इस समय मिलके कितने हैं? 48 साल के हैं। ठीक है, कितने साल के हैं? 48 साल के। ठीक है, अब 48 साल के हैं। अब ये कह रहा है कि यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा है, इसमें एक कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, जो भी हो हम उसे 6 को निकाल देंगे बाहर। कितना हो जाएगा बताओ? 42। कितना हो गया? 42। 48 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 42। अब यहाँ पे देखो, 21 साल का ये हो गया और 21 साल का ये हो गया, 21 21 42 हो गया। अब इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, बस इसको देख लो, आपका उत्तर तैयार है। ए बी से 6 वर्ष छोटा है, ए जो है बी से 6 वर्ष छोटा है, तो बी से छोटा कौन है? ए छोटा है। इसका मतलब बी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब बी आपका क्या होगा? बड़ा, क्योंकि ए बी से 6 वर्ष छोटा है, बी से ये छोटा है, तो ये हमारा बड़ा होगा 6 साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा? बड़ा। जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा निश्चित है, तो ये हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि बी की उम्र कितनी हो गई? 27 वर्ष और ए की उम्र कितनी हो गई? 21 वर्ष। ठीक है, अब यहां पूछा किसका? ए की आयु कितनी है? तो 21 वर्ष, ये आंसर हो गया। अभी बी की पूछता तो 27 वर्ष। दोनों की आप निकाल पा रहे हैं मात्र 10 सेकंड में, बस समझना है थोड़ा सा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 26 वर्ष था, यानी वर्तमान नहीं है, 2 साल पहले की बात है। अब देखो ध्यान से कि कोई व्यक्ति 2 साल पहले, जैसे ये है 2 वर्ष पहले, तो 2 बच्चे हैं, तो दोनों की आज की क्या होगी? वर्तमान। 26 तो ये है ही है। ठीक है, अब 2 वर्ष में 2 बच्चों की पहले की बता रहा है कि 26 थी, तो 2 साल पहला बढ़ा, 2 साल दूसरा बढ़ा, दोनों साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 4 30, यानी वर्तमान जो आपकी हो गई वो 30 वर्ष हो गई। ठीक है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर था। देखो फिर वही वाली बात आ गई, 3 वर्ष बाद कहे, 10 साल बाद कहे, 15 साल बाद कहे, कोई व्यक्ति में अगर 2 वर्ष का अंतर है या 2 साल बड़ा छोटा है तो वो उतना ही रहेगा, अधिक नहीं हो सकता। चाहे 10 साल बाद देखो कोई व्यक्ति 2 साल आपसे बड़ा है तो 2 साल बड़ा ही रहेगा, अगर छोटा है तो छोटा ही रहेगा। चाहे 10 साल बाद देखो, चाहे 15 साल बाद। तो ये 3 वर्ष बाद ये कह रहा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है केवल, कि 3 वर्ष बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, अरे जो व्यक्ति 2 साल बड़ा है वो 2 साल बड़ा ही रहेगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, तो कितने का अंतर है? 2 साल का। तो हम इसमें से 2 क्या कर देंगे? माइनस। कितना बचा बताओ? 28। इसका मतलब 2 बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड, 2 बच्चे ले लिए, तो 28 यानी 14 वर्ष इसकी हो गई और 14 वर्ष इसकी हो गई। अब 2 जो अंतर लिया था, एक इसमें से क्या होगा? बड़ा होगा 2 साल, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया 16 वर्ष और ये हो गया 14 वर्ष। अब इससे पूछा है बड़े बच्चे की आयु, बड़े बच्चे की आयु कितनी है बताइए? 16 वर्ष, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी आपसे पूछता है कि छोटे बच्चे की उम्र बताओ, तो छोटी कितनी है? 14 वर्ष। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 85 वर्ष है। वर्तमान में क्या है? 25 साल के हैं ये, ए और बी, इनकी जो एज का योग है वो कितना है? 85 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अब देखो ध्यान से, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जो व्यक्ति 5 साल बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस ना सोच लो कोई व्यक्ति आपसे 5 साल बड़ा है
तो वो बड़ा ही रहेगा जिंदगी भर, और छोटा है तो छोटा ही रहेगा, फिर चाहे 10 साल का अंतर हो चाहे 50 साल का। ठीक है, तो 5 वर्ष का अंतर था, अंतर कितने का है? 5 साल का, 5 साल का अंतर है, तो इसमें से 5 घटा देंगे, क्या बचा बताओ? 80। क्या बचा? 80। इसका मतलब है 40 इसकी हो गई और 40 ही इसकी हो गई। ठीक है, अब अंतर तो 5 साल का था। अब कह रहा है कि यदि ए बड़ा हो तो जो 5 साल अंतर है वो ए क्या है? बड़ा है 5 साल, तो 5 साल का तो अंतर है, ए बड़ा है तो ये हो गया बड़ा, और बी हो गया तुम्हारा छोटा। ठीक है, तो इसकी उम्र हो गई 45 वर्ष और इसकी उम्र हो गई 40 वर्ष। स्पष्ट लिखा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब कह रहा है तो बी की क्या होगी? 40 वर्ष। अभी यहाँ पे कहता कि 10 साल पहले बी की उम्र क्या होगी? 10 साल पहले, तो आप बताइए 10 साल पहले, आज कोई व्यक्ति 40 साल का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? 30 वर्ष का। अब ऐसे पूछता है कि 10 साल बाद बी की उम्र क्या होगी, तो 10 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, बस आपकी अगर वर्तमान उम्र निकल आती है, फिर 10 साल पहले की पूछे तो घटा दो, बाद की पूछ रहा है तो जोड़ दो, जो भी कहे वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा उत्तर हो गया। कितना सरल है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है ये आपका। ठीक है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ए और बी की वर्तमान आयु में 8 वर्ष का अंतर है, मतलब कोई व्यक्ति इसमें 1 8 साल बड़ा है या फिर कोई 1 8 साल छोटा है। बात देखिए, यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, अब इसमें तिहाई वाला आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ ले लें ए, यहाँ ले लिया बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बस उसको थोड़ा ध्यान देना। ये कह रहा है यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, ए की 2/3 हो तो ए की आयु होगी। अब ए की 2/3, देखो ध्यान से, यहाँ पे ए की 2/3 मतलब होता है 2/3, तो जो 3 है वो ए की आयु हो गई। ठीक है, ए की आयु ये 3, और ये बच्ची किसकी हो गई? बी की। बस अब देखो आप, इसमें अंतर कितने का है बताइए? अंतर कितने का? 1 का, और ये कह रहा है कि 8 का, तो 1 के बराबर 8। ठीक है, तो अब बताओ, ये हो गया 8 दूनी 16, तो इसमें 8 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो देखो ए की उम्र कितनी होगी? 24, बी की उम्र 16, तो ए की आयु पूछी, ए की आयु कितनी है? 24। उत्तर हो गया। लो, यही आपसे कहता है कि ए की 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? आज 24 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 34। 4 साल पहले पूछे तो 20 साल का। बात समझ आई कि नहीं आई? आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। पी व क्यू की वर्तमान आयु में 10 वर्ष का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। यदि क्यू की आयु पी की आयु से, हम यहाँ पी लिख लें, यहाँ पे क्यू लिख लिया, पी की आयु की 3/4, देखो पी की आयु ये रही, पी की आयु की 3/4 मतलब होता है, गुणा कर इसमें 3/4 मतलब 3/4, तो ये पी की एज होगी। कितनी होगी? किसकी? पी की, क्योंकि पी की आयु की 3/4 कह रहा है, तो जो नीचे वाला होगा ये हो जाएगा पी का। ठीक है, 3/4, तो पी का हो गया 4, और बचा वो ये किसका हो गया? इस वाले का। जहां कहेगा कि पी की आयु 3/4, पी की आयु यहाँ पी लिख लो 3/4 को, 3 होता है 3/4, जो नीचे वाला होगा आपका हर, ये आपका होगा पी ये। ठीक है, और ये वाला बचा, वो जो एक बचा उसके लिए। ठीक है, अब इसमें अंतर कितने का है? देखो 1 का, ये कह रहा है 10 का, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 3 30, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो पी की उम्र 40 होगी और क्यू की 30, तो इसमें पूछा पी की क्या होगी, तो पी की यदि 40 आंसर। अभी आपसे पूछता कि क्यू कितनी है, तो 30। ठीक है, कितना सरल है, कुछ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप आराम से कर पाएंगे इन सवालों को। आइए आगे देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 वर्ष हो जाए तो अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो घुमाने वाले सवाल होते हैं, आपको घूमना नहीं, बस कॉमन सी बात चलते जाओ। ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 वर्ष है। अब ध्यान से देखना, राहुल की जो एज है वो कितनी दे रहा है? 40 दे रहा है। कब? 10 साल बाद होगी 40। इसका मतलब है कि आज हुआ राहुल कितने का होगा? 30 वर्ष का, 30 वर्ष वर्तमान, क्योंकि 40 का तो कब होगा? 10 साल बाद होगा, लेकिन आज इसका तो 30 साल का है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व अर्थ होता है पहले, 10 वर्ष पहले अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी। अब बताओ, जो व्यक्ति आज कितना है बताओ? 30 साल का है। राहुल आज कितने का है? 30 साल का, तो 10 साल पहले कितने का होगा? आज कोई व्यक्ति 30 साल का है तो 10 साल पहले कितने का होगा? 20 साल का। कितने का होगा? 20 वर्ष का होगा पहले। तो राहुल की आयु की दुगनी थी, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो राहुल की दुगनी थी 10 साल पहले, 10 साल पहले राहुल कितने का था? 20 का, तो ये अजय कितने का होगा फिर? 20 का दुगना, तो राहुल की दुगनी कह रहा है, 20 का दुगना क्या हो जाएगा? 40। कितना हो गया 20 का दुगना? 40। और यहाँ पूछा क्या है? अजय की वर्तमान आयु, तो देखो
10 साल पहले, 10 वर्ष पहले, यह है तुम्हारा राहुल, एक बार फिर समझाता हूँ, राहुल, और यह है अजय। तो देखो राहुल की वर्तमान कितनी है 30, तो 10 साल पहले राहुल कितने का होगा 20 साल का, और यहाँ कह रहा है कि दुगनी है, राहुल से दुगनी है अजय की, तो 20 का गुना कितना हो गया 40। इसको कह रहा है राहुल की दुगनी, 20 दूनी 40। तो देखो 40 10 साल पहले था अजय, तो आज कितने का हो जाएगा, आज हो जाएगा वो 50 वर्ष का। कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि अजय 10 साल पहले था 40 साल का, आज कितने का हो गया 10 में आप ऐड कर देंगे तो 50 वर्ष का, तो उम्र क्या हो गई 50 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार मैं आपको फिर समझ रहा हूँ इसमें कि 10 साल पहले अजय की आयु राहुल की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष बाद राहुल की आयु 40 साल है, तो देखो ध्यान से देखना, राहुल 10 साल बाद होगा 40 का, आज कितने का होगा 30 साल का, और 10 साल पहले कितने का होगा, भाई आज राहुल है 30 साल का, तो 10 साल पहले 20 साल का होगा, और अजय है वो दुगुना है, 10 साल पहले तो 20 दूनी 40, 40 का हो गया अजय, 10 साल पहले 40 का हो चुका था वो, तो आज कितने का होगा वो 50 वर्ष का। कॉमन है, समझ गए होंगे आप। तो ये सवाल आप एक दो बार देखेंगे, आप आसानी से 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही सरल है, बस आपको कंफ्यूज करके लिए, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। बहुत ही सरल है, बस सवाल को बड़ा करके ऐसे करके लिखा गया है, लेकिन आपको थोड़ा समझना, देखो ध्यान से। यह है पुत्र, ठीक है। अब पुत्र जन्म के समय, जन्म के समय शून्य होगा, 0 वर्ष का होगा उस समय, लेकिन 10 वर्ष का हो गया, आज पुत्र कितने का है 10 वर्ष का, वर्तमान उम्र है उसकी 10 साल का है पुत्र। ठीक है, अब पिता क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, वर्तमान कितनी इसकी बताओ 10। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे पिता तो 10 साल है, इसका दुगना था जब ये पैदा हुआ था तब, तो दुगना 10 का दुगना कितना हो गया 20 वर्ष। ध्यान से देखना, 20 वर्ष का हो गया पिता, कब, जब इस बेटे का जन्म हुआ था तब वो 20 साल का था। ये तो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, तो वर्तमान पुत्र है 10 साल का, तो 10 का दुगना क्या हो गया 20 वर्ष, यानी जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता 20 साल का था। अब सोचो कि जब पुत्र 10 साल बढ़ गया तो 10 साल ये भी तो बढ़ेगा, जन्म के समय 20 साल का था, पुत्र की उम्र 10 साल बढ़ी तो 10 साल इसकी भी तो बढ़ेगी। अब कितना हो जाएगा ये 30 वर्ष, तो पिता की उम्र कितनी हो गई 30 साल वर्तमान। अब देखो यहाँ पे माता, अब पिता और माता इन दोनों का जो योग है 58 साल का है, कितने साल का है 58 साल के दोनों माता पिता, जिसमें से पिता आपका 30 साल का हो गया, तो बताओ माता कितनी बचेगी 28 वर्ष की, 28 की तो बचेगी। तो इन दोनों का योग जो है वो 58 साल का है। पहले कह रहा है कि तुम्हारी माँ की उम्र का योग, मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग कितना है 58 साल का, जिसमें से पिता 30 साल का है, तो 28 साल की कौन होगी माता। और इसने ये पूछा है तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी है 28 साल, निकाल पाए आप आराम से। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सोचना, मौके पे इससे कर सकते थे कि बताओ कि एक बार फिर देख लीजिए कि लड़का है 10 साल का, तो जब उसका जन्म हुआ था पिता क्या था दुगनी था उसके वर्तमान का, तो 20 साल का हो गया पिता। जब लड़का उसका बढ़ गया 10 साल ये भी बढ़ेगा तो 30 साल का हो गया। अब 30 है टोटल 58, तो 30 हो गई पिता की, तो 28 किसकी हो गई माता की। आप आराम से मौखिक निकाल सकते हैं, 2-4 बार आप करेंगे तो 10 से 5 सेकंड के उत्तर है मात्र ये, जो आपके मैथ में भी आएंगे और रीजनिंग में भी आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं और सवालों को। आइए हम यहाँ देखते हैं, कुछ और सवाल भी हैं। ए और बी की वर्तमान आय में, ए है और ये बी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल सवाल है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान आय में क्या अंतर है 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, उनकी आय में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आय कितनी है, यहां से कुछ ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो आप सबसे पहले यहां देखेंगे अंतर, इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर, देखो यहाँ पे समान अंतर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे कितना अंतर है, एक, कुछ एक हो सकता था, 2 हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक का अंतर है। और ये कह रहा है कितना 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, यह कह रहा है एक के बराबर कितना हो गया 2। अब इसने पूछा वर्तमान, तो ये रेशियो किसका है वर्तमान का, इसमें गुणा कर दो 2 का, तो 2 चौके 8, ठीक है, एक का। इधर देख लो, इसमें कर दो गुणा 2 का, कितना हो गया 10। ए की उम्र हो गई 10 और बी की उम्र हो गई 8। अब पूछा क्या ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा 10 वर्ष। कितना सिंपल है। अगर यहाँ अंतर समान ना होता तो कैसे करते हो मैं आपको आगे सवालों में बताऊंगा। अभी यहाँ आपसे ये पूछता कि ए की 10 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी। सोचो कि आज व्यक्ति वो 10 साल का, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा। मैं कहूँ कि 2 वर्ष पहले कितने का था ये,
तो आज व्यक्ति 10 साल का है, 2 साल पहले कितने का हो जाएगा 8 का। तो यहाँ से वो सवाल को बढ़ा सकता है, लेकिन आपके पास अगर वर्तमान उम्र है फिर आप सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? बहुत ही सरल है, देखिए ध्यान से। पिता और पुत्र के बारे में बात हो रही है, अनुपात है का मतलब है यहाँ पे वर्तमान से, किससे मतलब है वर्तमान। कितना है 3 और 1, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है 7 और 3। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या पूछा आपसे, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। यहाँ पे अंतर कितने का, देखो 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है 4 का। अब ये अंतर समान होना चाहिए। ऊपर वाले सवाल में देखिएगा ध्यान से, ये अंतर कैसा है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक जैसा है, एक जैसा ही आपका इसमें होना चाहिए। देखो ध्यान से ये, अब देखो इसमें 1 का है कि नहीं है, ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ 4 यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का इसमें कर दो और 2 का ही इसमें कर दो, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी अंतर समान हो जाएगा। फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं समझाने के लिए, पिता और पुत्र, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 7 और 3। अब देखो 6 और 4 वैसे आपसे काटेंगे 2 एकम 2, वही रेशियो आ जाएगा, बस अंतर समान करने के लिए आपने गुणा किया है। तो ये यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का, यहाँ अंतर देखो कितने का है 4, अंतर आपका समान हो चुका। अंतर समान करने के लिए हम ऐसा गुणा करते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। अब देखो इसमें और इसमें कितने का अंतर है 1 का, और ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 1 के बराबर कितना हो गया 5। अब इस 5 का गुणा इसमें कर दो, इसमें, और उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। इसमें गुणा कर दो 5 का, तो 5 छके 30, ये हो गया 30 वर्ष। एक आ गया, एक का अंतर आ गया 5, तो इसमें गुणा करो और इसमें गुणा करो, आपका उत्तर मिल जाएगा। अब पुत्र की उम्र हो गई 10 वर्ष और पिता की उम्र हो गई 30 वर्ष वर्तमान। ऑप्शन में भी 30 होगा, लेकिन इसने पूछा क्या है वो ध्यान से देखो, पिता की उम्र कितनी है 30, पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी थी। जो व्यक्ति आज अगर 30 साल का है तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले कितने का होगा बताइए, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 25 वर्ष का, आंसर हो गया। अभी पूछता है कि 10 साल पहले कितने का होगा, जो व्यक्ति आज 30 साल 10 साल पहले कितने का हो जाएगा 20 का, लेकिन इसमें पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा 25 का, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बस देखो कि उसकी वर्तमान उम्र 30 साल हो गई। अगर वर्तमान 30 है तो 5 साल पहले 25 का होगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। कॉमन सी बात है कि जो व्यक्ति 5 साल पहले, आज 30 का है तो 5 साल कितने का होगा, यही पूछता कि 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, आज 30 का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा वो 40 का। तो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपके पास वर्तमान उम्र होना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और देखिएगा जिससे कि आपका स्पष्ट हो जाए। देखिए ए और बी, ए की आय बी की आय की दुगनी है, बी मान लो 1 है, तो दुगनी बी की आय की दुगनी कौन है ए, ये वर्तमान हो गई इसकी, कैसी हो गई वर्तमान की है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या होता है, ए की आय बी की आय की 4 गुनी थी, बी 1 है, बी की आय की 4 गुनी, बी से 4 गुनी, ये हो गई 4 गुनी लो। अब क्या पूछा उससे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस हमको वर्तमान पहले निकाल लेते हैं। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने का अंतर है 1 का, 2 और 1 में से एक जाएगी, यहाँ कितने का अंतर है देखो 3 का। अब यहाँ भी 3 का अंतर कब आएगा, जब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। अब देखो एक बार फिर लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 4 और 1। अब ध्यान से देखो इसमें कितने का अंतर आ गया 3 का, इसमें अंतर कितने का 3, अंतर आपका समान हो चुका है, ठीक। अब देखो इसमें अंतर कितने का 2 का, अभी तक यहाँ पे आपका 1 आता था, अब कितना है 2, और ये भी कब का है 8 वर्ष पहले, तो 2 के बराबर 8, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 2 से काट दो, 2 चौके 8, 1 के बराबर कितना आ गया 4। अब इसमें इस 4 का गुणा आप इसमें कर दो 3 में, 4 तिया 12, इसमें कर दो 4 गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 छक्के 24। आप देखो ए की उम्र कितनी आ गई 12, सॉरी बी की उम्र 12 और ए की उम्र 24, आपका उत्तर आ चुका है। अब इसमें जो पूछे वो आप उत्तर दे सकते हैं। ये आपकी कैसी उम्र है वर्तमान। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी, मतलब आज कोई व्यक्ति अगर 12 साल का है तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा बताओ, बी का पूछा तो 8 साल बाद कितने का हो जाएगा 20 वर्ष का। अभी आप यहाँ से आपसे पूछता है कि 15 साल बाद बी की आयु क्या होगी, तो इसमें 15 ऐड कर दो। अभी पूछता है कि 8 साल पहले कितनी थी, तो पहले माइनस कर देंगे। अभी 8 साल यहाँ मैं कर दूँ पहले, तो 8 माइनस कर दे तो यहाँ कितना आ जाता 4, तो 4 साल का हो जाता। तो पहले पूछे घटा दो, बाद पूछे जोड़ दो, बस सिंपल है। थोड़ा सा करने की आवश्यकता है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा आज संबंधी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैं सवाल कराया इसमें से आपका रीजनिंग में या फिर मैथ में कहीं ना कहीं आपको एक सवाल मिल जाएगा इस टाइप का। जो मैंने यहाँ आपको 11 सवाल कराए में से इस टाइप से कोई ना कोई सवाल मिल जाएगा, तो 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का होता है, जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, देखिए जैसे
पहली टाइप है आपकी, इसमें दो टाइप के सवाल होंगे। एक होगा इस टाइप से √12, ठीक है, प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 डॉट, ये होगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल कैसे करें, एक सवाल और ले लें, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 अनंत। ये चलता रहेगा 3 बार 4 बार आगे तक चलता रहेगा। अब इसका उत्तर कैसे दें, तो देखिएगा, इसमें हमको देखना होता है क्रमागत गुणनखंड, बस इसका ध्यान रखना है। तो देखो इसमें 12 है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 4 × 3। आप सोच रहे होंगे कि 6 दूनी 12 भी होता है, हाँ होता है। जब आप 6 और 2 लेंगे तो ये आपका कैसा है, क्रमागत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। क्रमागत देखो 3 4 या 4 3 क्रम से है, इसीलिए हम इसको लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। पहले दिया क्या होगा, क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए। 4 3 12, यहाँ देखेंगे तो देखो 5 × 6 या 6 × 5, बात एक ही है, 5 6 के 30, सही है। 30 आपका ऐसे भी हो सकता है 10 × 3, है ना, 15 × 2, ये भी हो सकता है 15 30, लेकिन इसमें देखो क्रमागत नहीं है, क्या नहीं है, क्रमागत नहीं है, इसीलिए हम इनको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी। अब बात आती है इसमें कि धनात्मक कौन सा होगा और ऋणात्मक कौन सा होगा। तो देखो जो बड़ा है वो कैसा होगा, धनात्मक। तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 4, 4 आपकी होगी धनात्मक और 3 होगी धनात्मक और 3 होगी ऋणात्मक, ठीक है। इस तरीके से उत्तर पूछा जाएगा कि इसमें धनात्मक कौन सा है और ऋणात्मक कौन सा है। तो बड़ा वाला क्या होगा, धनात्मक, छोटा वाला ऋणात्मक। इसमें देखो 5 और 6 आया, तो 5 6 में आप देखेंगे ऊपर का दिखाई दे अच्छे से, ये इसमें बड़ा कौन सा है, 6, 6 कैसा होगा, धनात्मक, और 5 कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो इसके 2 मान आपके आ गए। बड़ा वाला क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि ये जो सब संख्या किसमें चल रही है, धन धन में चल रही है, प्लस प्लस प्लस। आगे और देखिएगा, ये पहली टाइप ही आपकी, और कितनी सरल है, बस देखते हैं आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। अगले सवाल हमने लिया यहाँ पे √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस डॉट 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 अनंत। अब देखो इसमें जो सब हम देख रहे थे ऊपर कैसी थी, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस में है सब। अब क्या करेंगे, करना वही है, फैक्टर करो इसके, कैसे होने चाहिए, क्रमागत। क्रमागत कैसे होंगे, देखो 10 × 11, ठीक है, क्रम सही है। वैसे तो 55 दूनी भी 110 होते हैं, लेकिन ये कैसा नहीं है, क्रमागत नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। 10 11 ये कैसा क्रमागत है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 110। अब देखो इसमें माइनस वाले में होगा उल्टा, जो छोटी संख्या है वो होगी धनात्मक और जो बड़ी संख्या है वो होगी ऋणात्मक। यहाँ देखो रहा था बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी ऋणात्मक, यहाँ उल्टा होगा इसका, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस लगा है। तो यहाँ पे देखो जो छोटी संख्या है 10, तो ये कैसा हो गया, धनात्मक, बड़ी संख्या वो होगी आपकी ऋणात्मक, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। अगला है √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। वही इसके करेंगे फैक्टर तो क्या होगा, 8 × 7 या 7 × 8, बात एक ही है, 56 होगा। और कैसे क्रमागत है, याद रखिएगा कैसा होना चाहिए, क्रमागत। तो अब देखो इसमें जो माइनस वाला है तो क्या होगा, जो छोटी संख्या है वो आपकी कैसी होगी, धनात्मक, और बड़ी संख्या है वो होगी ऋणात्मक, ठीक है। छोटी संख्या धनात्मक, बड़ी संख्या ऋणात्मक। उम्मीद करता हूँ कि आप ये टाइप समझ गए होंगे, कितनी सरल है और परीक्षा में पूछी जाएगी, और मात्र 10 से 5 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है, पहचानना है और उत्तर देना है। आइए देखते हैं अगली टाइप। जैसे अगली टाइप में मैंने यहाँ ले लिया √5 √5
√5 √5 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और बढ़ा दे इसे डॉट 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 कहाँ तक, अनंत। अभी कितनी बार लिखते हैं, कहाँ तक लिखा है, अनंत। अब आप देख रहे हो इसमें ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ यहाँ पे, √7 √7 √7 ठीक है, और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत। और ले लीजिए √15 √15 डॉट 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 अनंत। तो आप देख रहे होंगे इसमें प्लस माइनस कुछ है, कुछ नहीं है। इसमें आपका प्लस माइनस कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तब इनका उत्तर क्या होगा, वही उत्तर है। 5 है तो 5 उत्तर हो गया। देखते उत्तर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें देखो 7 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। इसमें देखो 15 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 15। क्या कहा था मैंने, देखते उत्तर मिलना है, बस पहचानना है। अब इसी सवाल में अगर थोड़ा सा बदल दे, देखो पहला है आपका यही √5 √5 √5 फिर दूसरा था आपका √7 √7 और तीसरा है √15 ये है। अब आप देख रहे होंगे इस सवाल में अंतर, ये अनंत तक है, तब तो आपका वही सेम टू सेम उत्तर आया। देखो 5 7 15 सेम टू सेम आया। अब यहाँ पे अनंत नहीं है, अब कैसे करें, तो बहुत ही सरल है और कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 5 लिखा है, 5 लिख दो, ठीक। अब आप देखेंगे ध्यान से, इस पे कितने अंडर रूट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, कितने लगे हैं, 4 अंडर रूट लगे हैं बस। तो यहाँ देखेंगे 2 पे घात 4 रख लो, कितने रख लो, 4। 2 पे घात 4 आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16। एक कम कर दो, ये कितना है आपका 16, एक कम कर दो, कितना हो गया 15/16, बस ये उत्तर हो गया। ऊपर एक कम करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस पे देखो, इस पे अभी 7 है, इस पे कितने अंडर रूट है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए वही आएगा 2 पे घात 4, क्योंकि 2 की करनी है, 2 पे घात 4। तो अभी हमने सोल्व किया, कितना आ जाएगा 15/16, ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखिएगा, अगला ये है, इस पे देखो हमने ले लिया 15। अब देखो इस पे कितने अंडर रूट है, 1 2 3, तो हम लेंगे 2 पे घात 3, कितना होता है 8, एक कम कर दो इसमें से, कितना हो गया 7/8, उत्तर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं थोड़े से अंतर में आपका उत्तर बदल गया। अगर अनंत है तब आपका उत्तर वही आना है, ठीक है। अगर अनंत नहीं है तब क्या आएगा, 2 की पावर जितने अंडर रूट हो उतनी घात आप लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक कम करके ऊपर लिख देंगे, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगली टाइप के जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा, ये भी बहुत सरल है। जैसे √11 प्लस √21 प्लस √16, बहुत ही सरल है, देखते जाओ, एक ही रंग तो हो जाएगा इसका। 16 कितने का वर्गमूल है, 4 का, कितने का है 4 का। तो देखो 21 और 4 कितने हो गए, 25, 25 कितने का है 5 का, कितने का है 5 का, 11 5 16, 16 कितने का है 4 का, ये 16 हो गया, 16 कितने का है 4 का, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत लगी, एक सवाल और देखो, इसमें लिया √136 प्लस √57 प्लस √49, देखो ध्यान से, 49 कितने का है 7 का, 7 का वर्ग होता है। 57 और 7 को जोड़ दो, 7 और 7 14 और 5 और 1 6, 64 हो गया। तो 64 बताओ कितने का होता है 8 का। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ दो, 8 6 14 3 1 4, 144, 144 हमारा कितने का होता है 12 का, 144 कितने का होता है 12 का। तो इस टाइप के आपके सवाल है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है वो आप देखेंगे
कि करड़ी के कुछ सवाल दिए होंगे, उसमें पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर बीच की कौन सी है। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टाइप इसकी। अगला है आपका, जैसे ये पूछेगा कि ये करड़ी है 3 की, तो यहाँ लिखा है 2, ये √3 और ये है 3 की करड़ी 4। सवाल ये है, अब इससे आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, और या फिर बीच की कौन सी है। कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे से पूछे कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सवाल बनेंगे। तो आइए पहले इसका उत्तर देखते हैं, फिर हम सभी सवालों के जवाब देखेंगे कि कैसे कैसे पूछ सकता है। तो आप ये जो अंदर लिखा है 2, इसको यहाँ लिख लो। यहाँ 3 लिखा है, 3 लिख लो। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिख लो। ठीक है, अब देखेंगे ये करड़ी आपकी 2 की है, 2 लिखा नहीं जाता, तो ये करड़ी कितने की है, 2 की। अब ये 3 2 3 कितना है, 3 2 3, 3 की करड़ी, 2 की करड़ी, 3 की करड़ी, इसका लेंगे लासा। इसका हम क्या लेंगे, लासा। तो लासा आएगा 6। कितना आएगा लासा, 6। ठीक है, अब देखो 2 का दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अब आप क्या करेंगे, 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 बार जा रहा है। 3 का भाग दो, कितने का, 3 का, 3 दूनी 6, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि 2 का वर्ग, 2 का कितना होगा, 4, 3 का क्यूब 27, 4 का वर्ग 16। अब बताइए, आप यहाँ पे छोटी बड़ी सारी संख्याएं लगा सकते हैं। अब आपसे पूछे, यहाँ पे देखो पूछेगा वो क्या, एक बार फिर समझ लीजिए हमको ये करना कैसे है, उसके बाद देखते हैं कि सवाल पूछेगा कैसे। 2 3 4 ये लिखे, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। करड़ी, 3 की करड़ी, 2 की करड़ी, 3 की करड़ी, वो हमने यहाँ लिख ली। निकलिए हमने एलसीएम 6। अब इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें पहली करड़ी का कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 रख दिया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 रख दिया। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 रख दिया। अब देखो 2 का वर्ग 4, 3 का क्यों 27 और 4 का वर्ग 16, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बताओ। 4 27 16 में सबसे छोटी क्या है, 4। तो 4 वाला क्या है, सीध पे देखो ये तो हमारा ये हो गया सबसे छोटी, तो ये संख्या छोटी है, तो ये उत्तर हो गया। आपसे पूछ सकता था वो बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी देखो संख्या इसमें कौन सी है, 27, इसी पे ये आ रहा है, तुम्हारा ये उत्तर हो गया। ठीक, अब बात आती है बीच की। बीच की संख्या देखो 4 27 16, बीच की संख्या कौन सी पड़ेगी, 16, तुम्हारा ये उत्तर हो गया। ठीक, यहाँ पे आप एक चीज और पूछ सकता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, कुछ भी पूछे उत्तर आपका यहीं से निकलना है। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। आपने देखा होगा मोबाइल का टावर, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये हो गया आरोही क्रम। बड़ा आ यानी बढ़ते चलो। तो सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, 4, तो 4 वाली ले ली हमने, 3 की करड़ी। ठीक है, अब इससे बड़ी, इससे 4 से बड़ी इसमें है 16, तो इसको लेंगे। फिर इससे बड़ी, 16 से बड़ी कितनी है, 27, 27 का आंसर क्या है, ये 2 की करड़ी 3। याद रहे 2 की करड़ी लिखी नहीं जाती, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब आता है अवरोही, पूछ सकता है आपसे, अवरोही क्रम। अवरोही में हो जाएगा उल्टा, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब मतलब घटते चलो, बड़ा आ बढ़ते चलो, छोटा आ घटते चलो। तो अब देखो इसमें, और पहले सबसे बड़ी लेंगे, सबसे बड़ी क्या है 27, यानी इसका ठीक उल्टा, 2 की करड़ी 3, फिर 3 की करड़ी 4, फिर 3 की करड़ी 2। तो हमने सबसे बड़ी ली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। आइए एक सवाल और देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। देखो 3 की करड़ी 5, फिर यहाँ दे रहा है √4, फिर 3 की करड़ी 6, ये सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि जिस पे ना लिखा हो उसका मतलब होता है कि ये 2 की करड़ी है। कितनी करड़ी है, 2 की। अब वही कि यहाँ पे पहले आप 5 लिख लो, 4 लिखो, 6 लिखो, जो अंदर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये आपकी करड़ी कितने की है, 3 की, ये 2 की, और ये 3 की। इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा, 6। अब देखो 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 2 रख दो, 2 का भाग दो, 2 तिया
6, फिर 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, बस हो गया। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का क्यूब 64 और 6 का वर्ग 36। बस यहीं से आपके सारे जवाब मिलते जाएंगे। वही सबसे छोटी अब बताइए 25, 64, 36 में सबसे छोटी संख्या क्या है 25। 25 है, इसका मतलब ये उत्तर होगा सबसे छोटी में। ठीक है, सबसे छोटी में क्या होगा ये। अब पूछेगा आपसे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में से कौन सी संख्या है, देखो 64, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक, अब आता है बीच की, तो बीच की संख्या या मध्य की, बीच या मध्य, बात एक ही है। अब ये पूछेगा तब बताओ 25, 64, 36 बीच कौन सी है 36, तो कितना है ये रहा 3 की करड़ी 6। ठीक है, आइए और क्या पूछेगा आपसे, आरोही क्रम। कुछ भी पूछे उत्तर आपका एक ही जगह से है। आरोही क्रम, मैंने आपसे क्या बताया था, बड़ा आ मतलब बढ़ते चलो, मोबाइल के टावर की तरह, पहले छोटा टावर, फिर बड़ा टावर, फिर उससे बड़ा टावर, फिर उससे बड़ा टावर, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आरोही अवरोही भी सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 25, 25 का क्या है 3 की करड़ी 5, 3 की करड़ी 5 कॉमा, 25 से बड़ी क्या है 36, 3 की करड़ी 6, फिर इससे बड़ी क्या है 64, तो ये उत्तर हो जाएगा √4, ये सबसे होगी बड़ी। अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसमें क्या होगा उल्टा होगा, मोबाइल टावर पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो बड़ी संख्या हमारी ये है, यानी इसका आरोही का ठीक उल्टा, ठीक उल्टा कर दो, देखो √4, 3 की करड़ी 6 और 3 की करड़ी 5, ये हमारा उत्तर हो गया। तो बात समझ आई कि इस सवाल से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे छोटी संख्या पूछे, हो सकता है बड़ी, हो सकता है बीच की या मध्य की या आरोही अवरोही। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी, कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। 1 साल का और मूलधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए मूलधन, मूलधन और ब्याज होगा तो आप आसानी से दर निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ को परसेंटेज में लाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा हो गया दर का। एक साधारण सा सूत्र होता है, ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100, बस इसी फॉर्मूले से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से चाहे कैसा भी सवाल हो, पूरा साधारण ब्याज इसी से कंप्लीट हो जाएगा, एक ही फॉर्मूले से बस। ठीक है, दूसरा आपका है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 5% दर है। ठीक है, तो 5% को जब आप हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 100, ये आ गया 5/100। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है नीचे हर, ये होता है आपका मूलधन, क्या होता है मूलधन, और जो ये है ये होता है आपका ब्याज, और आप ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105, ये आपका कहलाता है मिश्रधन, क्या कहलाता है मिश्रधन। ठीक है, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम 2 टाइप से सवालों को सॉल्व करें, एक आप करेंगे इस टाइप से सॉल्व और एक करेंगे इस टाइप से, दोनों टाइप से, जो आपको बेहतर लगे उससे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सवालों को जिसके माध्यम से आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो सवाल आपका ये है पहला, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको बताया था ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन समय और दर बटे 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके सारे सवाल आएंगे चाहे कैसा भी सवाल हो। ठीक है, तो बताइए साधारण ब्याज इसने पूछा है, तो मूलधन हमारा कितना है 500, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, और दर कितनी है 10/100, बस अब इसको सॉल्व कर देना, ये जीरो आपके 2 कट गए, अब कितना हो गया 3 30, 30 पंजे 150, कितना हो गया 150 रुपये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका, दोनों तरीके से मैं आपको सवाल बताऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो दर आपकी कितनी है 10% 1 साल की, तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 1 साल की 10% है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी 30%, 30% भाई 1 साल की 10 बार से कह रहा है, 1 साल की 10%, तो 3 वर्ष की 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी 30%। अब 30% को हम सोल्व करके कितना हो जाएगा 30/100। तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका मूलधन, ये क्या होता है मूलधन, और ये होता है आपका ब्याज। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या पता है मूलधन पता है, तो 100 के बराबर कितना हो गया 500। ठीक है,
और 1 के बराबर, जब 100 से आप काटें कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 5, 5 का इसमें आप कर दीजिए गुणा, क्योंकि ये होता है आपका ब्याज, 30 पंजे 150, ठीक है, 150 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, जो ये 30/100 है, ये वाला पार्ट होता है आपका मूलधन और ये होता है ब्याज। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आया, 150 रुपये। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। हर एक सवाल को दो तरीके से आपको कराया जाएगा, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यहाँ दर पूछी है, फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था, किस वार्षिक दर से 600 रुपये का, एक बार फॉर्मूला में फिर लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा आराम से, मूलधन समय दर बटे 100। अब देखो उसमें क्या दिया, साधारण ब्याज, इसने ब्याज दिया 120 रुपये, ब्याज की जगह 120 रख दो। मूलधन साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये, तो 600 आपका क्या है मूलधन, समय कितना है 10 वर्ष, 10 वर्ष, और दर हमको नहीं पता, दर नहीं पता है तो हमें दर यहाँ पे निकालनी होगी। ठीक है, और बटे 100। अब देखो ध्यान से, ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब ये वाली चीज इधर आएगी तो कहाँ जाएगी, बट्टे में, 120 बटे 6 गुणा 10, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2%, कितना आ गया 2% दर। ठीक है, ये हमारा सवाल हो चुका है। आइए आगे देखते हैं दूसरे तरीके से, ये हमारा आंसर हो गया। इधर देखते हैं हम कैसे निकालें। ये देखो ध्यान से, 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। हमने आपसे कहा था कि दर निकालने के लिए ब्याज पता होना चाहिए 1 साल का और मूलधन। तो देखो 10 वर्ष में कोई ब्याज आपको 120 रुपये दे रहा है, 120 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा बताओ, 1 वर्ष में हो गया 12 रुपये, कितना हो गया 12 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं दर कैसे निकालेंगे। देखिए, तो दर हमारी हो जाएगी 12 रुपये, ऊपर रख दिया हमने ब्याज 1 साल का, और नीचे रखेंगे मूलधन, मूलधन कितना है 600, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, बस देखो 0 से 0 कट गया, ये 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तभी आपका कितना आया 2%। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज हमने रख दिया 150, ठीक है, मूलधन यहाँ कितना है 500, समय पूछा है, और दर कितनी है 5 बटे, यहाँ पे हमारा हो गया 150 ब्याज मूलधन समय दर बटे 100। कुछ भी पूछा, एक ही फॉर्मूले से सारे उत्तर आपको मिल जाए, यहाँ पर कट गया। अब ये कितना देखो ध्यान से, 150 बटे, जो इधर ये संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 25 बराबर समय, 25 काट दो, 25 छिक्के 150, तो कितना हो गया 6 वर्ष समय। ये हमारा उत्तर हो गया। ये 10 से 5 सेकंड के उत्तर है, बस आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो 10 से 5 सेकंड उत्तर आप दे पाएंगे। दूसरा तरीका देखो कि यहाँ कह रहा है कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। अब समय हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें ये पता है 5%, है ना। तो अब देखना ध्यान से, 5% आपका होता है, ऐसे लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज हमें कितना करना है 150, यहाँ ब्याज आपका कितना है, देखो ध्यान से, ये ब्याज है आपका 150, कितना है 150। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मूलधन है हमारा 500, यहाँ मूलधन कितना बताओ, नमस्कार, ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। तो मूलधन है आपका 500, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 के बराबर 5, तो 5 लाख कितना हो जाएगा, 5 गुणा करते कितना हो गया 25, यानी 1 साल का 25 रुपये है। और रुपये आपको कितने मिले हैं 150, रुपये कितने मिले हैं 150, तो 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, तो आपको आ गया 6 वर्ष, कितना आ गया 6 वर्ष। तो ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी बढ़िया, दोनों आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, उत्तर आपका एक ही आना है। आइए और देखते हैं कुछ सवाल। अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, दर ज्ञात करो। वही मैंने आपसे बताया था, ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100। एक ही फॉर्मूले से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे, और ऑप्शन में दूसरा भी आपको कराता हूँ किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो ब्याज, अब देखो ध्यान से, ब्याज मूलधन का 3/5, यानी 5 रुपए के 3 मिलते हैं तुम्हें, 3 यहाँ पे क्या है ब्याज, ये 3 है, तो आपका क्या हो गया ब्याज, और ये जो है आपका ये है मूलधन 5 मूलधन हो गया। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष, दर हमको नहीं पता बटे 100। देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया,
5 से काट दो, ये कितना कटेगा 5 5 5 10 20, कैंची करते हैं गुणा, तो ये आपका जाएगा दर बराबर 20 सेकंड 20% दर आपकी कितनी आ गई 20% आंसर। मैंने आपसे कहा था गुना गुनी कुछ भी कहे, बस एक ही फॉर्मूला लगाना और आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ इधर कैसे निकालना है। तो मैंने कहा था 1 साल का ब्याज होना चाहिए। अब देखो यहाँ ब्याज मिल रहा है 3 रुपये, कब 3 साल में, 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और मूलधन कितना है 5, लेकिन 3 साल में मिल रहा है। 1 साल में निकालने के क्या करेंगे, जितने साल हैं उसका भाग दे दो बस, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, तो 3 से 3 कट गया, 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20%। तो दोनों तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, देखिएगा, क्योंकि यहाँ निकालेंगे 1 साल का चाहिए ब्याज हो गया, लेकिन 3 साल में मिला है ये, 1 साल निकालेंगे क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, और 5 क्या है आपका ये मूलधन, बस 3 से 3 कट गया, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 बार, तो 20%, ठीक है। आइए और देखते हैं सवाल, ये या करके है ऑप्शन है आपका। वैसे इसी तरीके से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अगला सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस टाइप के सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट, और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो देखते हैं इस सवाल को क्या है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन के 3/16 के बराबर है, यानी ब्याज है 3 और मूलधन है 16, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। यानी यहां देखो क्या कह रहा है, एक समय है और दर, दो चीजें हैं। तो देखिए ध्यान से, समय की वर्षों में संख्या जो है वो दर की 3 गुनी है। दर मान लीजिए आपका 1 है तो समय कितना है 3, दर की 3 गुनी, दर की कितनी होगी 3 गुनी के बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ मान लेते हैं ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे 3 मान लो, ठीक है। आइए अब इसे हम करते हैं, तो वही ब्याज बराबर, आपको याद हो चुका होगा लेकिन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, मूलधन समय दर बटे 100। ये एक लाइन तो आपको लिखनी नहीं पेपर में, बस आपको लिखना है ब्याज। तो बताओ ब्याज कितना मिला है 3, ये 3 जो है वो क्या है ब्याज, और ये 16 क्या है मूलधन, समय कितना है 3a, दर कितनी है a बटे 100। अब देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब देखेंगे इधर ये संख्या 16/100 है, अगर इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी 100/16, और ए और ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। अब यानी इसका हम क्या लेंगे वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 16 कितना हो जाएगा 4 ए, बात समझ आई नहीं, यानी इसका स्क्वायर लगा, इस पर क्या लेंगे वर्गमूल, ठीक है। चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लो वर्ग, 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, ए वर्ग, 2 से 2 क्या हो गया कट, तुम्हारा बच्चा 10/4 बराबर ए। अब इसका भाग दे लो, 4 दूनी 8, 2 बचे की पॉइंट लगे तो 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो गया 2.5। अब इसने क्या पूछा है, ब्याज पर दिए गए किसी धन के 3 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर 3 के बराबर है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 2.5%, आंसर। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका आपका, मैं आपसे कहा था कि 1 साल का ब्याज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए मूलधन, तो ब्याज कितना है 3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और ये हो गया हमारा मूलधन, ठीक है। अब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं हम 100 का गुणा करते हैं, ठीक, ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कि ये 3 तो है लेकिन 3 गुने के बराबर होना चाहिए, 3 गुना, समय कितना है 3, तो 1 साल का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 से 3 क्या हो गया कट, बचा कितना 100/16। अब वही वाली बात आ गई, क्योंकि ये कह रहा है कि दर की संख्या 3 के बराबर है दोनों, तब क्या लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल लेते कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 16 का 4, भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा, वर्गमूल इसका निकालेंगे इस तरीके से ये, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे 2.5%, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकाल पा रहे हैं, आपको जो बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं। इससे तो सब आने ही आने, ये वाला जो है इससे सब आने ही आने। अगला सवाल देखिएगा, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो वही ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी जो समय है और दर है, समय दर मान लो ए और समय भी क्या है ए, क्योंकि दोनों ये क्या कह रहा है बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या करनी है। यहाँ पे कह रहा था ऊपर सवाल में 3 गुना, दर का जो समय था वो कितना है 3 गुना था, 3 गुने के बराबर था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज बराबर ही है, दर संख्या के बराबर, तो ब्याज की दर क्या करो। देखिए आइए देखते हैं, उस धन का, ये हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन, तो ब्याज है आपका 4 और मूलधन है 25, समय कितना है ए, दर कितनी है ए बटे 100।
काटते से देखो 25 में 25, 25 चौके 100, कैंची करते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 16, तो 1 का 16 क्या लेंगे वर्गमूल, कितना हो जाएगा 4, 4% आंसर, 4% क्या हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिएगा, वही सेम दर अगर निकालना है तो ब्याज होना चाहिए, ब्याज कितना है तुम्हारा 4 बटे मूलधन कितना है 25। ठीक है, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा, तो 25 चौके 100 कितना आ गया 16। अब ये तो देखो यहाँ भी आया था 16, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि 16, यहाँ भी 16, लेकिन गलत क्यों, ये कह रहा है कि संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो बराबर कह रहा है और संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे वर्गमूल। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो आपका दो तरीके से आंसर एक ही है, तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टाइप के, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या करनी है। अब ध्यान से देखना, ध्यान यहाँ है 3 वर्ष में हो रहा है 575 रुपये, यानी ये आपका मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे है आपका 5 वर्ष में 625 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा 3 साल से लेके 5 साल में कितने का अंतर है, देखो 2 वर्ष का। और यहाँ देखो कितना अंतर है 575 और 625 में 50 रुपये का अंतर है, कितने का 50 रुपये का। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 50 रुपये का अंतर है। अब वही चीज लगा दीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 साल का, ये 2 साल का है, 2 वर्ष में कितना है 50 रुपये, थोड़ा 1 वर्ष में से कट कर देते हैं। ये देखो 2 साल में आपका इस दोनों में अंतर जो है वो कितना है 50 रुपये का, तो 2 वर्ष में 50 रुपये मिलता है आपको ब्याज। 1 वर्ष में कितना मिलेगा बताओ, 1 वर्ष में मिल जाएगा 25 रुपये, 25 रुपये ब्याज। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमें मूलधन पता करना है, अगर यहाँ मूलधन पूछता है तो कैसे निकालेंगे। 1 साल में आपको 25 रुपये मिलते हैं, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, ये 25 रुपये है, 25 रुपये 1 साल में 25, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 75। अब देखो यहाँ पे आपका 575 रुपये है, 1 साल का 25 ब्याज है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 75 रुपये, घटा दीजिए कितना हो गया, ये 500 हो गया आपका मूलधन, मूलधन हो गया, ये 500 क्या है मूलधन। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखो वही ब्याज बराबर मूलधन समय और दर बटे 100। अब ब्याज देखो 1 साल का ब्याज कितना है 25 रुपये, मूलधन कितना है 500 रुपये, मूलधन भी पूछता तभी आप निकाल सकते थे। समय कितना है, क्योंकि 1 साल का आपने ब्याज लिया है 25, तो 1 साल का समय, दर हमको निकालनी है बटे 100। देखो 0 से 0 कट गए, ठीक है, 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5% दर हो गई, कितनी हो गई 5%, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, या दूसरा तरीका, दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए 1 साल का ब्याज, एक बार फिर लिख देता हूँ 1 साल का ब्याज और यहाँ पे मूलधन। दर निकालने के लिए क्या चाहिए 1 साल का ब्याज और मूलधन, बस दर आपकी निकल आएगी। और परसेंट निकालने के लिए करते हैं 100 का गुणा। तो देखिए ध्यान से, 1 साल का हमारा ब्याज कितना आया 25 रुपये, मूलधन कितना है बताओ 500, परसेंट लाने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे कितना कटेगा 5 बार, कितना हो गया 5%। तो चाहे जैसे आप उत्तर को निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखिएगा, ऐसा बहुत ही सिंपल है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में हो रहा है 928 रुपये और 6 वर्ष में 992। ठीक, यहाँ पे कितना अंतर है 2 वर्ष का। अब इसमें कितना अंतर है, घटा लीजिए 928 और 992, यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरीके से 992 और 928, घटा लीजिए कितना अंतर आएगा 12, 12 में से 8 के 4, यहाँ बचेंगे 8, 8 से 2 गया 6, 64 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है 64 रुपये का। देखो ध्यान से, 2 वर्ष में आपका 64 रुपये मिला है, 1 साल में कितना मिलेगा बताओ 32 रुपये, तो उसे काट देंगे कितना जाएगा 32। 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 32 रुपये ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 32 रुपये। ध्यान से देखना, 1 साल में 32 रुपये मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा 32 में 4 कर दीजिए गुणा, 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 12, 128 रुपये मिलना है ब्याज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 928 से आप 128 रुपये घटा दो, 0 0, ये आपका हो गया मूलधन, ये क्या हो गया
मूलधन, क्योंकि ये 928 क्या था, मिश्र धन। 4 साल इसमें ब्याज और मूलधन दोनों चीज थी। तो हमने यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाला, और 1 साल का ब्याज निकालने के बाद फिर हमने 4 साल का ब्याज देखा। सीधी सी बात है कि आपको 1 साल में कोई 32 रुपये ब्याज देता है, तो 4 साल में हमें कितना देगा, 128 रुपये। हमने इसमें से 128 माइनस कर दिए, क्या बचा, 800 रुपये, हमारा हो गया मूलधन। अब वही चीज़, ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। ब्याज कितना है बताओ, 1 साल का 32 रुपये, कितना, 32 रुपये। मूलधन 800, समय कितना है, 1 साल, क्योंकि हमने ब्याज दिया 1 साल का तो 1 साल रखेंगे। अगर हम ये वाला ब्याज लेते हैं तो 4 साल रखते हैं, 4 साल का ब्याज, जितना ब्याज उतना ही समय रखेंगे। तो 32 हमारा 1 साल का है तो 1 ही साल रखेंगे, और दर बटे 100। देखो ध्यान से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 से काटो, 8 चौके 32, तो 4% आपकी दर आ गई। कितनी आ गई, 4%। कट हो रहा था, ये देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो पे कट हो गया, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, ठीक है, ये हमारा हो गया 4% दर, आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस थोड़ा समझना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 आ गया। दूसरा तरीका देखिएगा यहाँ पे, 1 साल का ब्याज आपका कितना था बताइए, 32 रुपये। मूलधन कितना था, मूलधन 800 रुपये, और 10% लाने जाते हैं 100 का गुणा, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 8 चौके 32, कितना आ गया, 4%। ये भी आंसर है। या समझ रहे ना, या तो इस तरीके से करो ये वाला, या फिर ऐसे, कैसे भी करो, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज चाहिए आपको और मूलधन चाहिए दर निकालने के लिए। 1 साल का ब्याज हो गया और ये हो गया तुम्हारा मूलधन, और परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा, ये हो गया हमारा 4%। दोनों उत्तर एक जैसे ही है, ठीक है। तो हम किसी तरीके से कर सकते हैं आसानी से। आइए और सवाल देखते हैं ध्यान से, आसानी से सवालों को देख सकते हैं, देखिएगा, ये देखिए अगला है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई धन 15 वर्ष में तो 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना, देखना ध्यान से, यह है मूलधन और यह है मिश्र धन, मिश्र धन, यह है आपका ब्याज। ध्यान से देखिएगा, मूलधन 1 है, 1 रुपए का तुम्हें कोई 2 रुपए देता है, कह रहा है दुगना, दुगना हो जाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए का 2 रुपए देता है, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। कितने साल में, 15 साल में। तो आइए ब्याज रख दीजिए यहाँ पे, ब्याज हो गया ये, मूलधन कितना है 1, समय कितना है 15 साल, दर आपको निकालनी है बटे 100, ठीक है। कैंची कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा दर 100, दर बराबर 100 बटे 15। सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दो 15, 5 से काटो 20, कितना आ गया, 20 बटे 3, ये आपका आंसर हो गया। या फिर देखिए दूसरा तरीका, मैंने कहा था 1 साल का ब्याज, ब्याज कितना है 1 रुपए, लेकिन और मूलधन कितना है 1, ऊपर ब्याज नीचे मूलधन, ठीक है। लेकिन ब्याज है तो सही 1 रुपए, लेकिन कितने साल में, 15 साल में, 15 का भाग, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, बस हो गया आंसर आपका। 5 15, 10, 20 बटे 3, आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो आपका अच्छा लगे तरीका, उस तरीके से आप अपना सकते हैं। आइए और देखते हैं आगे, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है। अपने का मतलब मूलधन, मूलधन मान लो 1 है, तो मिश्र धन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कितना 4, तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए के 4 दे रहा है, तो ब्याज कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ब्याज लगा दीजिए 3, मूलधन कितना 1, समय कितना है 5 वर्ष, और दर आपको यहाँ पे निकालनी है बटे 100। ये तो होता है फॉर्मूला। मैं आपसे कहा एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल आपके हो रहे हैं, कैसा भी सवाल हो। और साइड में आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से काटो, 5 5, ये कट गया 20, 10 20 बार इन्होंने करें तो क्या जाएगा, दर बराबर 20 दिया 60, 60%, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ तरीका, बताइए ब्याज कितना है 3, ठीक है। मूलधन कितना है 1, सही है। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करते हैं। ये दूसरा तरीका है आपका, ठीक है। अब ये 3 ब्याज तो मिला है, लेकिन कितने साल में, 5 साल में, तो 5 का भाग दे देंगे। तो इसे देखते हैं, 5 से काटे कितना कटेगा, 20 बार 20 दिया 60, दोनों सूत्र आपका एक ही आया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका हो चुका। आइए और देखते हैं कुछ सवाल। देखिए ये है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको समझनी होगी। बस यहाँ देखो, मूलधन कितना है, मूलधन होगा ये 2 रुपए के तुम्हें कोई 3 वापस कर रहा है,
कितने वापस कर रहा है? 2 रुपए के 3 रुपए वापस करता है, तो ये होता है मिश्र धन। ये हो गया 3। अब आप मुझे बताइए, मैं ये सारी चीज समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आपका एक लाइन का उत्तर है, बस ये समझने के लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। मूलधन हमारा कितना है? दिए 2, और 2 रुपए के आपको कितने दे रहा है? 3 रुपए वापस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 1 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिला। बस अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ब्याज कितना है? 1। मूलधन कितना है? 2। समय कितना है? 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष। और दर आपको निकालनी है। देख रहे हैं, भिन्न भिन्न भांति के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप एक ही फॉर्मूले से सारे सवालों के उत्तर दे पा रहे हैं। बटे 100 ये तो होता है ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हमारा हो जाएगा 1 बराबर 2 पंजे 10 बटे 100। 0 से 0 कट गया। अब कैंची का क्या करते हैं? गुणा। तो हमारा हो जाएगा दर बराबर 10%। आंसर हो गया ये। दूसरा तरीका देखिएगा, एक ही तरीके से सारी चीज आ गई। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी बस एक लाइन लिखो, सीधा उत्तर। देखो ब्याज कितना है? 1। मैंने आपसे कहा दर निकालने में क्या करते हैं? ब्याज ऊपर रखेंगे, नीचे रखते हैं मूलधन। मूलधन कितना है? 2। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, अब बात यहाँ आती है, एक ब्याज 1 साल का तो है नहीं, कितने साल का है? 5 साल का, तो 5 का भाग दे दो। अब देखो ध्यान से, कितना हो गया? 1 2 पंजे 10 इंटू 100। 0 0 कट गया, कितना आ गया? 10%। तो चाहे जैसे करो, उत्तर आपका उतना ही आना है। तो जो आपको सरल छोटा लगे वो आप अपना सकते हैं। आइए और देखते हैं इसका एक सवाल और, जिससे कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, ठीक है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। तो देखना ध्यान से, मूलधन ये होता है मूलधन 4। ये क्या है? मैंने आपसे कहा था नीचे क्या होगा? मूलधन। तो ये आपका मूलधन, ठीक है। और ये 5 क्या है आपका? मिश्रधन। मिश्रधन समझाने के लिए क्यों लिखना नहीं है 5। अब बताओ मुझे आप, कोई व्यक्ति, किसी को आपने 4 रुपए दिए और आप उसके 5 रुपए वापस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया आपने 1 रुपए। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 4 के 5 देने पड़ रहा है, इसका मतलब 1 रुपए ब्याज का देना पड़ रहा है। थोड़ा इसके समझाने के लिए ये लाइन, तो आप समझ जाएंगे तो आपको ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ब्याज ले लिया, मूलधन कितना है? 4, समय कितना है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। दर बटे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 से काटे किधर कटेगा? 25 बार। कैसे कर देते हैं? गुणा। तो कितना हो जाएगा? देखो 3 गुणा दर बराबर 25 एकम 25। ये हमारा हो गया दर बराबर 25/3%। आ गया उत्तर, आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका। मैंने आपसे वही कहा था कि हमें दर निकालने, हमें क्या करना है? 1 साल का ब्याज। ब्याज कितना है आपका? 1 रुपये। मूलधन कितना है? 4 रुपये। परसेंट मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा। ये हो गया। लेकिन ये ब्याज जो है वो 1 साल का तो है नहीं, कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो 3 का इसमें भाग दे देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 25 बार। 4 भाग सोमने के हाथ में जाएगा 25 बार, तो हो गया 25/3। तो एक लाइन उत्तर हो गया। समझना है बस आपको, 1-2 बार आप इसे करेंगे आसानी से कर पाएंगे। आपसे कहा दर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? 1 साल का ब्याज ऊपर और बटे नीचे मूलधन, बस आपका उत्तर आ जाएगा। आइए और देखते हैं एक सवाल। अगला सवाल है आपका, गोपाल ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। देखो यहाँ ध्यान से, मूलधन, ये मूलधन है आपका 5। मिश्रधन, मिश्रधन होता है ब्याज और मूलधन मिला के, कितना मिला है? 6 रुपए। तो बताओ ब्याज कितना होगा? भाई 5 रुपए के आपको 6 रुपए देने पड़े, तो आपने ब्याज कितना दिया? 1 रुपए। समझाने के लिए क्यों लिखा, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखो ब्याज लिखो 1 रुपए, मूलधन कितना है? 5, समय कितना है? देखो 4 वर्ष। समय कितना है? 4 वर्ष। और दर बटे 100। देखिए मैं हर सवाल को इसी फॉर्मूले पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप एक फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं, कैसा भी सवाल हो, बस हमें उसमें से वो चीज़ निकालनी है और रखनी है, और आपका उत्तर आपके सामने। तो देखो ध्यान से, 1 बराबर 5 चौके 20 बटे 100 बटे कर सकते हैं हम यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, कैंची कर देंगे इसमें गुणा। तो क्या आ जाएगा? दर एकम दर और 5 एकम 5% आंसर। दूसरा देखो तरीका इसका, दूसरा तरीका क्या? मैंने आपसे 1 साल का ब्याज, ब्याज कितना है बताओ? 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये हो गया। मूलधन कितना है? 5। मूलधन कितना है? 5। परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का गुणा। लेकिन ये ब्याज जो है 1 साल का तो है नहीं, कितने साल का है ये? 4 साल का। 4 साल का है तो इसमें 4 का नीचे भाग दे दीजिए, कर दीजिए सॉल्व। 100 बटे 5 चौके 20, 20 से आप काट दीजिए, 20 पंजे 100, कितना आ गया? 5%। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके में आपको बता रहा हूँ, जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं कुछ सवाल। अगला देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। ये कह रहा है 7 वर्ष
और 10 वर्ष, इन दोनों का जो अंतर है समय में कितना है, 3 वर्ष का अंतर। कितने साल का अंतर है, 3 साल का। 3 साल के अंतर पे आपको ब्याज मिल रहा है 150 रुपये। ये तो मिल रहा है 150 रुपये। तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इनसे काट दो, 50 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करो। यहाँ मूलधन पूछा है आपसे, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्याज कितना है आपका बताओ, 50 रुपये, ठीक है। मूलधन आपको नहीं पता तो मूलधन ले लिया। समय कितना है देखो, हमने यहाँ ब्याज जो लिया है वो 1 साल का लिया है। कितने साल लिया है, 1 साल। 1 साल का ब्याज है तो हम 1 ही साल लेंगे। समय, दर कितनी है, 5/100, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 से इससे काटो, कितना कटेगा, 20 बार। कैसे कर देंगे, गुणा। तो मूलधन का करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 50 गुणा 20, 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, 1000। कितना हो गया, 1000 आंसर। तुम्हारा मूलधन कितना है, 1000। आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दर कितनी है आपकी, 5%। दर आपकी यहाँ कितनी है, 5%। तो हम लिख लेंगे इसे 5/100। क्यों, 5% है ना दर। परसेंटेज को जब भी गायब करते हैं तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। आप देखना ध्यान से, हमें ये 5, ये क्या होता है, ब्याज। मैंने आपको पहले बताया था, जो ऊपर होता है वो होता है ब्याज, और जो नीचे वो क्या है, मूलधन। ये होता है आपका मूलधन। तो ब्याज हमको दिया है 1 साल का कितना, 50 रुपये। 1 साल कितना ब्याज है, 50 रुपये। तो यहाँ क्या रहा है, 5। तो 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसमें 10 का क्या कर दो, गुणा। भाई 5 दाम 50, 10 बार क्या, तो 100 गुणा कर 10 कितना आएगा, 1000। ये हो गया हमारा मूलधन, आंसर हो गया। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम, यानी अंतर है 3 वर्ष। कम कहे या ज्यादा कहे वो बात एक ही है, ठीक है। 3 वर्ष और 5 वर्ष, इन दोनों से जो हमें ब्याज, इसमें कितने साल का अंतर है बताओ, 2 साल का। तो 2 साल के अंतर पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 400। ये 400 रुपये मिल रहे हैं। 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज के अंतर पे 2 साल का अंतर है, 400 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 2 से काट दें, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष का, 200 रुपये। बस अब आप आसानी से, क्या वह धन ज्ञात कीजिए, मूलधन आपसे पूछा है। देखिए ब्याज रख दो 200 रुपये, मूलधन आपको पता है नहीं, निकालना है। समय कितना, 1 साल, क्योंकि 1 साल का आपने ब्याज लिया है तो एक साल लिया। दर कितनी है यहाँ पे देखो, 4%। दर कितनी है, 4% बटे 100। 4 से काट दो कितना कटेगा, 25 बार। तो कैसे कर देंगे, गुणा। तो मूलधन बराबर 200 गुणा 25, इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 25 दूनी, शून्य को भी थोड़ी भूल जाओ, 25 दूनी 50, 2 शून्य, कितना हो गया, 5000 रुपये। आ गया उत्तर। दूसरा तरीका देखो, ये भी तरीका है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हमने एक चीज लगाते हैं, ब्याज बराबर मूलधन समय दर बटे 100। एक ही फॉर्मूले से आप सारी चीजें निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इधर, या दर कितनी है, 4%। तो 4/100 लिख सकते हैं। तो इधर आपकी 4% है, परसेंट को जब भी गायब करेंगे तो बटे में 100 आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ब्याज, ये होता है मूलधन। अब देखो ध्यान से, 1 साल का ब्याज है 200 रुपये, कितना, 200 रुपये। तुमने 200 रख दिए, क्योंकि ये ब्याज होता है, ब्याज के सामने ब्याज, मूलधन के सामने मूलधन। 4 से काट दो, कितनी बार जाएगा, तो 25। 4 का भाग देंगे 200 मार्क में जाएगा 25 बार। बस 25 की संख्या कर दो, गुणा। एक मिनट, 4 भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है। हम यहाँ 4 का भाग 200 देंगे तो मतलब जाएगा 50 बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 100 का गुणा 50 में करेंगे, बार कितना आएगा, काट देते हैं, 50 का गुणा, कितने गुणा 50 का, कितना आ गया, 5000। बस आंसर एक ही लाइन में। कुछ किया, 4 के बराबर 200 रखे, 4 का भाग 200 देंगे, कितना आएगा, 50। 50 आएगा तो उसमें 50 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 100 का गुणा 50 में कितना आएगा, 5000। आंसर हो गया। एक सवाल और देखिएगा इस टाइप का, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। देखो अभी तक कह रहा था कम ज्यादा अंतर, तुमको घटाना। अब यहाँ योग कह रहा है, तो देखो ध्यान से, 3 वर्ष और 6 वर्ष। अब वो अंतर नहीं कह रहा है, अब योग कह रहा है। तो हम यहाँ 9 साल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9। उसने पहले कह दिया स्पष्ट योग, अभी तक कम ज्यादा कह रहा था। कितना है, 9 साल में आपको जो ब्याज मिला है 270 रुपये मिला है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा बताओ, 9 से काट दो, 9 30 27 30, 30 रुपये ब्याज मिलता है बस 1 साल में। कितना मिलता है, 30 रुपये। अब आप आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा ब्याज हो गया 30 रुपये, ठीक है। हमें क्या करना है, मूलधन। मूलधन हमको यहाँ बताना है। मूलधन समय कितना है, 1 साल।
क्योंकि ना ये लेंगे ना ये लेंगे। हमने ब्याज कितना लिया है 30 रुपये, अर्थात 1 साल लिया है, बस 1 साल का ब्याज, तो 1 ही साल लेंगे बस। समय कितना 1 साल, और दर बटे 100, दर हमारी यहाँ पे रखिए 6%, कितनी है 6। तो हमें क्या करें यहाँ पे दर की जगह कर देंगे 6%, 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, ऐसे भी हम काट सकते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो आइए अब इसमें कैंची को कर लेते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा मूलधन बराबर 100 गुणा 5, इसका गुणा इससे ऐसे करके, ठीक है, कितना हो जाएगा 500। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा देखिए तरीका, ब्याज कितना मिला तुम्हें बताओ 30 रुपये, ब्याज कितना है 30 रुपये, और दर कितनी है 6%, 6%। चलो हम ऐसे लिख सकते हैं 6/100, 6 के बराबर में ब्याज कितना मिल रहा है 30 रुपये 1 साल का, 1 साल का ब्याज कितना है 30 रुपये। 6 से काटो, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 5 आ गया, 5 से क्या कर दो गुणा, कितना हो गया 500, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो देखिए जितना हमें शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बताओ इस सवाल में यहाँ पे कितना टाइम लगा 5 सेकंड 10 सेकंड बस, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा जब आप 5 से 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। याद रहे दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज होना चाहिए और मूलधन, बस आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपका टाइप है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, उसको देखते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए ये है आपके बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, इसे हम एक तरीके से देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछी गई ये वाली टाइप। ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ पे 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष में कितनी हो रही है दुगनी हो रही है, दुगनी, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 गुनी। अब बताइए कोई चीज़ 20 वर्ष में दुगनी हो रही है तो आपको ब्याज कितना मिला 1 रुपये। ये जो 2 गुना हो गया ये मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन, ठीक। तो आपका ब्याज कितना होगा बताओ, यानी 1 रुपये कोई तुम्हें 2 रुपये लौटा रहा है, ब्याज कितना होगा 1, बस यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। आगे देखो ये 20 साल में हो रहा है, 20 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये। आगे देखो वह कितने वर्षों में, ये वाला हमें निकालना है, अपने की 4 गुनी, अब कितनी कह रहा है 4 गुनी। अब बताओ 1 रुपये के तुम्हें कोई 4 रुपये दे रहा है तो ब्याज में कितना मिला 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखो 1 में 3 का गुणा करने पर ही आ रहा है 3, 1 तिया 3, तो 3 का ही गुणा इसमें कर दो, 20 तिया 60 वर्ष, आंसर हो गया 60 साल लगेंगी, कितने वर्षों में 60 वर्षों में। कितना सरल है। एक साल और दिखेगा, मैंने 3-4 सवाल इसलिए लिए हैं जिससे कि आपका इस टाइप का कोई छूटे नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखिएगा एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। देखो ध्यान से 5 वर्ष कितनी हो रही है 3 गुनी, 3 गुनी, ये होता है आपका मिश्र धन। बताओ ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा जब 1 रुपये के तुम्हें कोई 3 रुपये दे रहा है तो ब्याज हमारा हो गया 2 रुपये, कितने वर्षों में ये हमें निकालना है। 5 गुनी, तुम्हें कोई 5 रुपये दे रहा है 1 के, तो ब्याज कितना मिला 4, 1 रुपये के 5 कोई लौटा रहा है तो ब्याज कितना हो गया 4। अब देखो ध्यान से, पहले ब्याज था 2, अब है 4, यानी इसका दुगना मिल रहा है तुम्हें, तो समय भी दुगना लगेगा, 5 दूनी 10 वर्ष। कितना सरल है, एक ही लाइन में आपका उत्तर आ रहा है, बस ये तो लिखने के लिए समझने के लिए, बाकी उत्तर आपका एक ही लाइन में, ठीक है। आइए और देखिएगा अंतिम सवाल है ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में कितनी हो रही है 7 गुनी, ये आपका है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन, ठीक है। तो बताइए ब्याज कितना होगा। अब मुझे बताइए कोई व्यक्ति तुम्हें 1 रुपये के 7 लौटा रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा 6 रुपये, वह कितने वर्षों में ये हमें निकालना है, 13 गुनी हो जाएगी, कितना 13। अब वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है 1 रुपये के 13 वापस कर रहा है, यानी उसने 12 रुपये क्या दिया ब्याज, 1 रुपये के 13 आपको दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 12 रुपये आपका ब्याज है। तो ब्याज पहले 6 मिलता था अब 12 है, तो 6 का दुगना मिल रहा है ब्याज, तो यहाँ भी आपको दुगना समय लगेगा, 20 दूनी 40 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, कई बार परीक्षा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी।